तो दोस्तों फाइनली इसका नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है। अगर आप पहले से इसे एंजॉय कर रहे हैं तो नीचे टाइम स्टैम्प पे क्लिक करते हुए सीधा नए पार्ट पर पहुंच जाएंगे। इस कहानी की शुरुआत में हीरो हमें कहता है कि दुनिया बुरी तरीके से बौखला चुकी है। यहाँ पर हर कोई आदमी दूसरे के पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं और इस पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई सही सलामत है तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं चैंग यूजिन हूँ। पता नहीं इसे मैं एक ब्लेसिंग कहूँ या फिर एक अभिशाप। यहाँ पर कोई भी इंसान सही सलामत नहीं है। तो फिर चलो इस कहानी को 30 साल पहले से शुरू करते हैं, जब एक दिन एक जगह पर हमारी कंपनी का पार्टी ऑर्गेनाइज करा गया था जहाँ पर काफी सारे लोग आए थे। तभी उनके बीचों बीच से किसी का आवाज गूंजता है, यहाँ पर चल कर रहा है जूस को ठंडा नहीं किया गया है। वाटरमेलन के अंदर इतने सारे बीज हैं, ये क्या कोई मजाक चल रहा है? हमारे पार्टी के अंदर सारे गेस्ट क्या कहेंगे? तुम्हें इन सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए किसने कहा था? तुम मर क्यों नहीं जाती? दिखाई देता है उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, वो भी गुस्से में कहती है खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो निकल जाओ। तुम्हारे जैसे लोगों को यहाँ पर मर जाना चाहिए। और वो एक दूसरे को कार्स कर रहे थे और ये बुढ़ा आदमी असल में आर्ट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर झैंग ये था। दूसरी तरफ वो लड़की एक असिस्टेंट यू जिंग जिंग थी। तभी उनके बाकी के लोग कहते हैं ये बहुत सारे गेस्ट आए हैं, यहाँ पर ऐसे फालतू की चीजें मत करो, प्लीज तुम लोग चुप कर जाओ। तभी उन लोगों के बीच हमारा हीरो आते हुए कहता है प्लीज अब दोनों ठंडे हो जाइए। डायरेक्टर झैंग मैं जिंग होते हुए आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज इतना गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बताया जाता है हमारे हीरो एक कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट है। तभी डायरेक्टर घूमते हुए एक वाइन के बोतल को हमारे हीरो के सिर पर फोड़ देता है। वो पूरा जगह एकदम से ठंडा पड़ जाता है। सारे लोग पूरी तरीके से चौंक चुके थे। भाई वो डायरेक्टर अभी जोर जोर से हाँप रहा था, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। बट पल भर में उसका गुस्सा एकदम से गायब हो जाता है और वो हमारे हीरो को पकड़ते हुए माफी मांगने लगता है। वो कहता है मेरे को माफ कर दो, मैं अपने गुस्से में काबू नहीं रख पाया। दिखाई देता है हमारे हीरो के सिर से खून निकल रहा था। कोई कहता है जल्दी से जल्दी इसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, कोई इसे लेकर जाओ। भाई हीरो कहता है नहीं नहीं इन सब का कोई जरूरत नहीं है। कुछ टाइम के बाद हमारे हीरो साइड में आते हुए एक रुमाल से अपना माथा पोंछ रहा था। तभी साइड में एक लड़की आती हुई कहती है कि तुम अब इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? इस लड़की का नाम है ली जो कि उसके कंपनी का एक कॉलीग है। हीरो कहता है हमारे पूरे डिपार्टमेंट के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, सबके सब एक दूसरे के ऊपर गुस्सा होकर बैठे हुए हैं, बस मैं ही अकेला और इकलौता हूँ जो कि यहाँ पर शांत खड़ा है। और मेरे को पता भी है ये गुस्सा उन लोगों को क्यों आ रहा है, ये सब है उनके सिर के ऊपर वो ट्यूमर के कारण से। दिखाई देता है उन सभी लोगों के सिर के ऊपर एक रेड कलर के बड़े बड़े ट्यूमर बने हुए थे। हीरो कहता है मैंने पहली बार ट्यूमर देखा था अपनी मम्मी के सिर के ऊपर जो कि धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। मेरे को पहले लगा था सबसे मेरे पापा के मरने के बाद मेरे को सबसे कोई हेलुसिनेशन हो रहा है। दिखाई देता है उसका पापा 2000 साल में जन्म लेते हुए 2034 में मारा गया था। मतलब हमारे हीरो अभी कौन सी साल पर है, आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर नीचे बताओ। भाई हीरो कहता है और दिन प्रतिदिन मैंने मम्मी को देखा, उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और उसी के साथ साथ उनके सिर के ऊपर का वो ट्यूमर भी और भी ज्यादा बड़ा बनता चला गया। और ऐसे ही मैंने एक दिन जब घर पर आया मैंने देखा अपनी मम्मी को जमीन में लेटे हुए, उसके सिर के ऊपर का वो ट्यूमर पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो चुका था। और इसके बाद से मैंने भी गुस्सा करना पूरी तरीके से छोड़ दिया है क्योंकि मेरे को पता है ये सब कुछ असल में इसी ट्यूमर का किया धरा है। तो वो सामने देखता है वो डायरेक्टर दोबारा से किसी और के साथ झगड़ा करने लगा था। दिखाई देता है उस डायरेक्टर का ऊपर का वो ट्यूमर अब हद से ज्यादा बढ़ने लगा था। हीरो कहता है ये ट्यूमर अब किसी भी पल फट सकता है, मेरे को इसे रोकना पड़ेगा। वो आगे बढ़ता है तो इस साइड से वो लड़की कहती है हे तुम आगे क्यों चढ़े हो, वो लोग जिए मरे तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? वही हीरो कहता है इस पूरी पार्टी का रिसेप्शन का काम हम लोगों को दिया गया है, अगर यहाँ पर कोई भी मिस हुआ तो फिर इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी कंपनी को उठाना पड़ेगा। और वो कुछ और भूल बता। तभी दिखाई देता है डायरेक्टर के सिर के ऊपर का वो ट्यूमर एक्सप्लोड कर जाता है। चैंग और वो लड़की लू हैरान होते हुए देखता है उस डायरेक्टर के सिर के ऊपर अचानक से आसमान से आग आते हुए सिर के ऊपर गैदर होने लगा था, जिसे देखते हुए हीरो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो देख पाता है उसके डायरेक्टर के सिर के ऊपर एक मॉन्स्टर का शेर आ चुका था और वो काफी ज्यादा गुस्से में एक जगह पर खड़े होते हुए जोर जोर से रोर कर रहा था। भाई हीरो सोचता है ये एक मॉन्स्टर में कैसे बदल गया। भाई साइड पर जिसके साथ अभी वो डायरेक्टर झगड़ रहा था वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी ज्यादा आवाज करते हुए मेरे को डरा सकते हो? बट उसी वक्त वो थोड़ा सा घबरा जाता है। दूसरे ही पल वो डायरेक्टर आगे बढ़ते हुए अपने हाथों से उस बंदे को बीच से फाड़ देता है। इसे देखते हुए आसपास के सभी लोग पूरी तरीके से पैनिक कर गए थे। वो लोग पीछे की तरफ दौड़ने लगते हैं और कहता है ये बंदा पूरी तरीके से पागल हो चुका है, जल्दी से जल्दी इससे दूर भागो। भाई हीरो सोचता है यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे डायरेक्टर झैंग के ऊपर का वो ट्यूमर बास्ट करने के बाद वो एक मॉन्स्टर में क्यों ट्रांसफॉर्म हो गया, वो मेरी मम्मी की तरह क्यों मर नहीं गई? तभी पीछे से वो लड़की उसे पकड़ते हुए ले जाने लगती है और वो कहती है देखो जब वो ट्यूमर बास्ट करता है तब वो मरता नहीं है बल्कि इमोशनल मॉन्स्टर के अंडर कंट्रोल में आ जाता है और ज्यादातर लोग उनके गुलामी करते हैं, उनके वो
इमोशनल मॉन्स्टर उनको कुछ अननेचुरल पावर देता है जो कि उनको और भी ज्यादा ताकत देते हैं। तभी आसपास के लोग चीखते हैं ये डायरेक्टर अपने शरीर से आग को कैसे बाहर निकल रहा है। वे हीरो कहता है अगर यही प्रॉब्लम है तो फिर मेरा मम्मी किस तरीके से मारी गई। तभी साइड वाली लड़की कहती है चिंता मत करो, तुम्हें ये बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। पीछे देखो दिखाई देता है वो डायरेक्टर चैंग अभी भी बहुत ही जोर जोर से रोड कर रहा था। वो पूरी तरीके से बावड़ा हो चुका था। फिर दिखाई देता है अचानक से वो मॉन्स्टर का सिर भी अब एक्सप्लोड हो चुका था और इसी के साथ चैंग का काम यहीं पर तमाम हो जाता है। लड़का कहता है देखो जरा डायरेक्टर चैंग का सिर अभी अभी ब्लास्ट कर गया और इसके अलावा आसपास के आग भी अब जलना बंद कर दिया है, यहाँ पर चल कर रहा है। हीरो कहता है क्या ये सभी लोग उसके मॉन्स्टर वाले लुक को नहीं देख पाए। तभी लड़की कहती है बिल्कुल, वो डायरेक्टर चैंग को अपने नॉर्मल फेस के साथ ही देख पा रहे थे। आम लोग वो ट्यूमर इन इमोशनल मॉन्स्टर को नहीं देख सकते और यहाँ पर असल में डायरेक्टर चैंग के मॉन्स्टर सिर को किसी दूसरे मॉन्स्टर ने खा लिया है और इसी तरीके से तुम्हारा मॉम भी मारी गई थी किसी दूसरे मॉन्स्टर के खाना बनते हुए। हीरो पूरी तरीके से सदमे में चला गया था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। तो वो लड़की कहती है अगर मैं और भी अच्छी तरीके से बताऊं तो फिर जो लोग अपने इस इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल करवाते हैं वो दूसरे इमोशनल मॉन्स्टर को खाते हुए अपने ताकत को बढ़ा सकते हैं और तुम इसे आराम से देख भी सकते हो। देखो उस तरफ दिखाई देता है कि एक आग के लपटे एक जगह से बहते हुए एक आदमी के ऊपर गिर रहा था। वो कहता है वही बंदा अपने इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए इस सभी कारनामा कर रहा है। दिखाई देता है उन सभी लोगों के बीच एक आदमी एक सरकास्टिक स्माइल के साथ सामने देख रहा था। उसका पूरा बॉडी से फायर एनर्जी निकल रहा था। तभी हीरो सोचता है ये तो वही आदमी है जो कि हमारे घर के पास रहता था। तभी साइड वाली लड़की कहती है बिल्कुल, तुम्हारा ये पड़ोसी अब एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। बाहर में तो वो वेब इंटरनेशनल कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, बट दूसरी तरफ वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके अंदर रहम नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता। वो पहले दूसरे लोगों के अंदर अपने वायरस को फेंकता है जिससे कि वो आदमी धीरे धीरे गुस्से में बावड़ा होते हुए अपने आप को एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। फिर तुम्हारे पड़ोसी अपने मॉन्स्टर का इस्तेमाल करते हुए उन छोटे छोटे मॉन्स्टर को खा लेते हैं और इसी तरीके से वो अपने बड़े मॉन्स्टर को और भी ज्यादा ताकतवर और मजबूत बनाते जाते हैं। और वो साहब से अभी के टाइम तुम्हारे लिए भी इंतजार कर रहा है कि तुम कब एक इमोशनल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे और वो तुम्हारा शिकार कर पाएगा। रवि के लिए तो उस आदमी के लिए ये पूरा जगह एक हंटिंग ग्राउंड बन चुका है। वो लड़की कहती है मैं अगर मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बताऊं तो फिर तुम्हारा मॉम वो पहला शिकार था जिसको उसने कंज्यूम किया था। उसने तुम्हारी मॉम को धीरे धीरे वायरस के द्वारा इन्फेक्ट किया। उसका गुस्सा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और ऐसे ही एक दिन जब वो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गई उसी दिन को इस आदमी ने वो किया जो तुमने अभी अभी देखा है। अगर और भी अच्छी तरीके से बताऊं तो फिर यही आदमी तुम्हारे मम्मी का कातिल है जिसने तुम्हारी पूरी फैमिली को उजाड़ के रख दिया। चैंग के लिए वो जगह एकदम से थम सा गया था। फिर वो लड़की से पूछता है तो तुम्हारी बात को अगर अच्छी तरीके से सोचा जाए तो फिर ये आदमी बस उन्हीं लोगों का शिकार करते हैं जो कि एक इमोशनल मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया है क्योंकि उसको पावर चाहिए। लड़की हाँ में जवाब देता है। तभी चैंग वहाँ से जाते हुए कहता है तो फिर मेरे को इन सभी चीजों को लेकर ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने गुस्से के ऊपर आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसके कारण से मैं कभी भी उसका शिकार नहीं बनने वाला। तभी पीछे से लड़की कहती है क्या तुम अपने मम्मी का बदला नहीं लोगे। चैंग कहता है क्या तुमने अभी अभी देखा इस आदमी के पास किस लेवल का पावर है। वो बस पलक झपकते अपने शरीर को मूव ना करवाते हुए दूसरों को खत्म कर सकता है और तुम्हें लगता है मैं अपने इस आम शरीर के साथ अपनी जिंदगी को जोखिम में डालूंगा। और वैसे भी मेरे को लगता है मेरे मम्मी को लेकर तुमने जो भी बताया वो बस एक बनाई गई स्टोरी है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है। मेरी लड़की कहती है तुम अननेचुरली बहुत ही ज्यादा शांत हो कि तुम्हें सच में लगता है तुम अभी तक किसी दूसरे इमोशन मॉन्स्टर के द्वारा इन्फेक्टेड नहीं हुए हो। चैंग एकदम से थमसा जाता है और वो पीछे घूमते हुए कहता है क्या कहा तुमने। लड़की कहती है मैंने जैसे कि कहा इस पूरे जगह के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा इमोशनल मॉन्स्टर के द्वारा इन्फेक्टेड है तो वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। दिखाई देता है हमारे हीरो के सामने पूरे एवरेस्ट माउंटेन के साइज का एक बहुत ही विशाल सा ट्यूमर बन चुका था। लड़की कहती है इस पूरी जगह के अंदर वो वाइस प्रेसिडेंट लियू अगर किसी को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से शिकार करना चाहता है तो वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। चैंग वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। उसी वक्त चैंग के कंधों पर कोई हाथ रखता है और ये और कोई नहीं बल्कि वही वेब कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट लू था। वो कहता है तो चैंग कैसे हो तुम, काफी दिनों से नहीं मिले, तुम काफी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो चुके हो। मैं हीरो वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है आपको शायद से कोई गलत फहमी हुआ होगा, मैं चैंगू नहीं हूँ। मैं लू कहता है अच्छा इससे क्या ही फर्क पड़ता है, चलो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बताता हूँ। जोकर क्या आप सही है, चलो छोड़ो मैं तुमसे बस एक ही चीज के लिए मदद चाहता हूँ। और फिर वो चैंग के पीठ पर एक लाठी मारते हुए कहता है मेरे लिए थोड़ा सा गुस्सा हो जाओ। चैंग जमीन में आकर गिरता है। आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो चुके थे। सभी लोग चैंग को काफी ज्यादा पसंद करते थे। वो कहता है इस वाइस प्रेसिडेंट को रोको, चैंग एक बहुत ही अच्छा लड़का है। अभी अभी हमारे डायरेक्टर ने हमारा पूरा फेस लॉस कर दिया है, अब हम वाइस प्रेसिडेंट के साथ ये नहीं होने दे सकते। तभी हमारे हीरो के साइड पर वो लड़की आती हुई उसे उठाने लगती है और कहती है कि तुम ठीक हो। तभी वाइस प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट लू आते हुए कहता है, क्या बात है, तुम्हें एक बॉक्सिंग बैग की तरह कितना भी ज्यादा मारा जाए तुम गुस्सा ही नहीं होते, तुम अपने आप को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करते हो। चलो फिर अगर मैं ये करूँ तो फिर क्या होगा। और वो एक चुटकी बजाता है। दिखाई देता है बहुत सारे लोगों के शरीर पर आग जलने लगता है और दूसरे ही पल उनके पूरे शरीर आग के लपटों में जलने लगता है। वो सभी लोग जोर जोर से चीखता है और फिर उनका बॉडी एक्सप्लोड होने लगता है और आसपास के लोगों के अंदर अफरा तफरी मच जाता है। सारे लोग बस वहाँ से भागना चाहते थे। वही लोग कहता है, चलो फिर क्या तुम्हें अब थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, क्या तुम्हें अब थोड़ा सा गुस्सा आया, क्योंकि सब के सब तो तुम्हारे कॉलीग्स थे और मेरे को जितना पता है इन सब के साथ तुम्हारा रिलेशन भी काफी ज्यादा अच्छा था। दिखाई देता है हमारे हीरो जब पहली बार अपनी कंपनी को ज्वाइन करा था, वही लड़की आती हुई कहती है, अरे तुम बस 18 साल के हो और अभी से काम करना चाहते हो, कितना ही अच्छी बात है। और फिर उस साइड में मुंह करते हुए शर्माते हुए कहती है कि तुम किसी लड़की से प्यार वगैरह करते हो, अगर नहीं तो क्या तुम मेरे साथ एक कॉफी पीने के लिए चलोगे। वही दूसरी तरफ एक आदमी कहता है, हे चैंग, चलो आज एक साथ लंच के लिए चलते हैं। फिर जब लंच हो जाता है वो सारे लोग कहते हैं, अरे तुम्हें पेमेंट करने का कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे छोटे भाई हो, हम सभी ने मिलकर तुम्हारा पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है। वही दिखाया जाता है जब वो लोग आग के लपटों में जल रहे थे तब भी वो लोग हमारे चैंग का परवाह करते हैं। वो लोग चीखते हुए कहते हैं, चैंग यहाँ से भाग जाओ, प्लीज चले जाओ यहाँ से। और फिर उन सभी का शरीर राख में बदलते हुए जमीन में गिर जाता है और उस पूरी जगह के अंदर अब बस हमारे हीरो और वो लू खड़ा हुआ था। बाकी सभी लोग यहाँ से भाग गए थे। लू कहता है, क्या बात है, तुम अभी तक थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं हुए हो, बट तुम मेरे से छुपा नहीं सकते, तुम्हारा ये ट्यूमर सच्ची बात कह रहा है, तुम्हें गुस्सा आ रहा है। दिखाई देता है हमारे हीरो के ऊपर का वो ट्यूमर अब बहुत ही ज्यादा ही मोटा हो चुका था। तो वो आदमी हंसते हुए कहता है, चलो फिर मैं तुम्हें अब एक ऐसी बात बताऊंगा कि तुम्हारे खून जल उठेंगे। मैं असल में वही हूँ जिसने तुम्हें तुम्हारे मॉम से अलग किया था, क्या तुम समझ पा रहे हो। दूसरी तरफ हमारे हीरो घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो मन ही मन सोचता है, मैं इतना ज्यादा शांत नहीं हूँ जितना दिखाई दे रहा है। मेरे बॉस हमेशा मेरे ऊपर गुस्सा उतारते हैं, रास्ते में बस में धक्का मुक्की होता है तो सारे लोग मेरे ऊपर टूट पड़ते हैं कि मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। इसमें मेरे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मेरे को लगता है कि मैं उन सभी को फाड़ डालूं, बट मैं ऐसा नहीं करता क्योंकि मेरे को पता है बाद में जाकर वो सभी लोग पश्चाताप करते हैं। उन लोगों को अपने किए पर शर्मिंदा फील होता है। मेरी मम्मी मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने के बाद, पीटने के बाद मेरे सामने रोती थी और मेरे को गले लगा लेती थी। और इसी चीज से मेरे को समझ में आया है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरीके से सोचना काफी ज्यादा जरूरी है। और कोई अगर सोचने के ऊपर अपना कंट्रोल जता ले तो फिर वो अपने आप को किसी भी हालत में किसी भी जगह कंट्रोल में रख सकता है। बट ये आदमी जो कि मेरे सामने अभी खड़ा है, जिसने मेरे सामने मेरे सब कुछ उजाड़ के रख दिया, मेरे को इसके ऊपर सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं अपनी मम्मी का बदला और इन सभी लोगों का बदला लेना चाहता हूँ, बट मैं क्यों मैं एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। तो इस साइड में वो लड़की कहती है, हे तुम अगर ट्रांसफॉर्म हो गए तो फिर ये आदमी तुमको खत्म कर देगा। वही हीरो कहता है, बट अगर मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो फिर मैं इस आदमी से अपना बदला नहीं ले पाऊंगा, चाहे मैं पागल हो जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बंदे को सबक सिखाना चाहता हूँ। तभी साइड में वो लड़की निराश होती हुई कहती है, तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम अब कभी भी मॉन्स्टर में बदल नहीं सकते, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। हमारे हीरो उसे सुनता है, फिर निराश हो जाता है और मन ही मन अपने आप को कोसता है, क्यों मैं इतना ज्यादा बेबस हालत में हूँ। मेरे सामने वाइस प्रेसिडेंट लू कहता है, तुम अभी भी अपने साथ खुद ही खुद बात कर रहे हो और अपने आप के इमोशन को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हो, ये कितना ही ज्यादा फालतू किस्म का चीज है। रुको, मैं तुम्हें अभी अच्छी तरीके से शिक्षा देता हूँ। और वो अपने पावर को एक्टिव करते हुए हमारे हीरो के सामने बढ़ने लगा था। तभी हीरो उसकी बातों को सुनता है और सोचता है, क्या मैं अपने आप से बात कर रहा था। और वो पूरी तरीके से शॉक होते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो तेजी से साइड में घूमता है। वो देख पाता है उसके साइड वाली जो लड़की थी, उसका शरीर का चमड़ा अचानक से अलग होने लगता है। नहीं, ये लड़की रंग नहीं बदल रही, बल्कि ये असल में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है। वो कहती है, तुमने मेरे को पकड़ लिया, ठीक है, मैं अब तुम्हें अपना असली रूप दिखाने वाली हूँ। असल में मैं बहुत पहले से तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ थी, तुम बस मेरे को नोटिस नहीं कर पाए। वही हीरो शॉक होते हुए कहता है, इसका पूरा लुक ही तो बदल गया। क्या वो लोग सच कहते थे कि लड़कियां रंग बदलती है। वही वाइस प्रेसिडेंट लू अब बहुत ही पास आ चुका था और वो अपने फायर से एक हमला करता है और उस पूरे जगह पर धुआं हो जाता है। फिर वो शॉक होते हुए सामने कुछ देख पाता है। दिखाई देता है हमारे हीरो के सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ चुका था, जो कि सिकल से बंधा हुआ था। मेरी साइड में वो लड़की अभी भी बात कर रही थी कि जब से तुम मेरे को देख पाते हो उसी वक्त से तुम मेरे द्वारा इन्फेक्टेड हो चुके हो, तुम भी असल में एक इमोशनल मॉन्स्टर बन चुके हो। और इस इमोशनल मॉन्स्टर का नाम है चेतना, सोचना, या फिर इंग्लिश में कहे तो रैशनैलिटी। उस मॉन्स्टर का पर का बॉडी असल में एक लड़की का थी, जिसका 4 हाथ था और उसके सिर की जगह एक ब्लैक होल था और वहाँ से काफी ज्यादा ब्लू रोशनी निकल रही थी, जो कि देखने में बालों की तरह लग रहा था। दूसरी तरफ वो लू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो मन में सोचता है, ये तो एक इमोशनल मॉन्स्टर है, मैंने इस तरीके के मॉन्स्टर के बारे में ना कभी सुना है ना कभी देखा है। तो हीरो मन में सोचता है, क्या रैशनैलिटी या फिर चेतना ये भी एक इमोशन के अंडर में आता है। और रुको, अगर मैं ऑलरेडी मॉन्स्टर के द्वारा
इन्फेक्टेड हो चुका हूँ, वो भी बहुत टाइम पहले, तो फिर मैं अपने ही इमोशनल मॉन्स्टर को इस तरीके से देख कैसे सकता हूँ। और अगर और भी अच्छी तरीके से बताया जाए तो फिर मैं इस लड़की के साथ एक दोस्त की तरह हमेशा बात करता था। ये असल में है कौन? मेरी लड़की। उसे मन ही मन कहता है, मुझे पता है तुम्हारे अंदर काफी सारी क्वेश्चन है, बट उन सब का जवाब तुम्हें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अभी के लिए तुम बस ये जानो कि चेतना सबसे ज्यादा स्पेशल इमोशन है और इस इमोशन के द्वारा सभी तरीके के इमोशन को दबाया जा सकता है। और तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम अपने मॉन्स्टर को अभी तक क्यों नहीं देख पाए, तो इसका आंसर काफी ज्यादा सिंपल है। तुम असल में इसे देखने का कभी कोशिश तक नहीं करे थे, तुम्हें इसके बारे में कोई पता ही नहीं था। वही दूसरी तरफ लू सोचता है इस लड़के से इसका मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर है, तो फिर लगता है ये मॉन्स्टर ने इस लड़के को कंट्रोल नहीं किया है, बल्कि ये भी मेरी तरह एक इमोशनल मॉन्स्टर कंट्रोलर बन चुका है, जो कि दूसरे के मॉन्स्टर के साथ फाइट कर सकता है। बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो अपने मॉन्स्टर को आगे भेजता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस नए नए पैदा हुआ मॉन्स्टर मेरे को हरा पाएगा? दिखाई देता है वो फायरी मॉन्स्टर हमारे हीरो के चेतना वाले मॉन्स्टर के साथ टकराता है और फिर वो फायरी मॉन्स्टर उसे पूरी तरीके से निकालने का कोशिश करता है। और तभी दूसरी तरफ वो लू हैरान हो जाता है और वो मन ही मन कहता है, क्या इसने मिस कर दिया? मेरे हीरो भी काफी ज्यादा शॉक था, जबकि साइड में वो लड़की कहती है, तुम अभी तक अपने इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पाते और इसके कारण से ये मॉन्स्टर अभी इस दुनिया के अंदर इंटरफेयर नहीं कर पा रहा। अभी के लिए ये बस एक दिखावे का चीज है और कुछ भी नहीं। वही दूसरी तरफ लू भी इस चीज को समझ जाता है और वो कहता है, सच में अभी अभी ये लड़का अपने मॉन्स्टर को एक्टिव करा है, वो किस तरीके से इसको कंट्रोल कर पाएगा? उसका मॉन्स्टर अभी तक माइंड रियलम के अंदर है, तो फिर अगर मैं इस लड़के को खत्म कर दूं तो वो मॉन्स्टर भी अपने आप से खत्म हो जाएगा। इसके साथ वो उस फायरी मॉन्स्टर को चैंग के ऊपर छोड़ देता है और कहता है, चलो फिर अब मर जाओ मेरे लिए। उस मॉन्स्टर का मुंह हमारे हीरो के सामने खुलता है और फिर हीरो को काट लेता है। लू बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था और वो मन ही मन कहता है, चलो फिर तुम्हारा कहानी भी अपनी मम्मी की तरह समाप्त हुआ। फिर वो शौक होता है, वो देख पाता है उसका फायरी मॉन्स्टर हमारे हीरो को चबा नहीं पाता, जिसे देखते हुए वो पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। वो मन ही मन कहता है, ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकता है? दूसरी तरफ वो लड़की कहती है, तुमने हमेशा से गुस्से को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का कोशिश करा है और इसके कारण से तुमने अपने अंदर गुस्से को लेकर एक ऑटोमेटिक सेल्ट बना लिया है, जिसके कारण से वो तुम्हें अब हार्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लू गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम्हारा बॉडी ताकतवर बन चुका है, वो भी बस मेरे मॉन्स्टर के लिए, तो तुम मेरे को रोक सकते हो? तो ये तुम्हारा सपना है। इसके साथ वो मॉन्स्टर को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है, जिसके कारण से वो हमारे हीरो को पकड़ते हुए तेजी से सामने की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वही हीरो जोर जोर से चीख रहा था और वो कहता है, मैं किस तरीके से अपने मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पाऊंगा? तभी साइड में वो लड़की उठते हुए जाती है और कहती है, बहुत ही ज्यादा इजी है, अपने मॉन्स्टर से पावर को उधार लेने का कोशिश करो। जब तुम इसके बारे में सोचोगे तभी तुम इसे कर पाओगे। हीरो कहता है, तो फिर चलो इसे करते हैं। और उसी के बाद दिखाई देता है उस मॉन्स्टर के मुंह से काफी ज्यादा व्हाइट कलर का रोशनी निकल रहा था और तभी लू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है जब वो देखता है उसका पूरा मॉन्स्टर उसके सामने एक ब्लू कलर के रोशनी के द्वारा दफा कर दिया जाता है और वो दूर आकर गिरता है। उस धुएं के अंदर से हमारे हीरो का अब नया जन्म होता है। उसके राइट हैंड के दोनों उंगली पर एक ब्लू कलर का सेल्ट आ चुका था और उसी से ब्लू कलर का रोशनी निकल रहा था। दूसरी तरफ लू सोचता है, इस लड़के ने अपने इमोशनल मॉन्स्टर से पावर बोरो कर लिया है, बट ये तो पूरी तरीके से पागलपन है। इसने बस अपने दोनों उंगली का इस्तेमाल करते हुए मेरे पूरे मॉन्स्टर को दफा कर दिया। मेरे को अब यहाँ से भागना पड़ेगा। और वो सोचते ही वहां से तेजी से भागने लगता है और वो मन ही मन सोचता है, अभी अभी एक न्यूली इमोशनल मॉन्स्टर का ताकत इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है? मैं दूसरी तरफ हमारे हीरो अपने पैरों पर एनर्जी को लॉन्च करता है, जिससे कि जमीन में भी दरारें आ जाते हैं। फिर वहाँ पर एक धमाका होते हुए हमारे हीरो सीधा उस लू के पीछे दौड़ लगाता है और ये चीज लू भी नोटिस करता है। वो लोग रास्ते के सारी चीजों को इधर से उधर फेंकते हुए हर जगह तफाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा था। हीरो कहता है, इसके इमोशनल मॉन्स्टर को तो मैंने अभी भी दफा कर दिया, बट ये फिर भी इस आग की पावर को किस तरीके से इस्तेमाल कर पा रहा है? तभी साइड से लड़की कहती है, एक इमोशनल मॉन्स्टर को पूरी तरीके से खत्म करना बोले तो ये इम्पॉसिबल है। अभी के लिए उसका मॉन्स्टर बस कुछ टाइम के लिए इस दुनिया से गया है। सामने एक दरवाजा आता है और वो लोग उस दरवाजे से बाहर निकलते हुए डॉक में आ जाता है। दिखाई देता है ये जगह असल में एक शिप था, जिसका साइज बहुत ही ज्यादा विशाल था। बताया जाता है इस क्रूज शिप का नाम है एम्पायर ऑफ द सी, जो कि शहर के साइड से समंदर में घूम रहा था और इस जगह का नाम है डोंगहाई सिटी। तभी हीरो के साइड में वो लड़की कहती है, अच्छा मैं एक चीज के बारे में बोलना भूल गया, हम लोग इस तरीके से बाहर में किसी का पीछा नहीं कर सकते, स्पेशली इस क्रूज शिप के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। असल में ये शिप तो पूरी दुनिया के अंदर घूम सकता है, बट ये अभी के टाइम जिस शहर के पास है उसके पानी के अंदर काफी सारी ऑयल मिला हुआ है, जिसके कारण से इस जहाज को ऐसे ही समंदर के अंदर चलाया नहीं जा सकता। इससे पूरी जगह पर आग छिटक सकता है और इसके कारण से तुम विश्वास नहीं करोगे, बट ये पूरा जहाज असल में एक बहुत ही विशाल से इमोशनल मॉन्स्टर चला रहा है और जो भी इस इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है उनका नाम इमोशनल बॉडीज कंट्रोलर है और ये पूरा शिप उनसे पूरी तरीके से भरा हुआ है और आम लोग बस उनके रास्ते का शिकार है। इस पूरी जगह के अंदर बहुत सारे टेरिफाइंग एक्सिस्टेंस घूम रहा है और इन
सब के अलावा ये जो वाइस प्रेसिडेंट लू है वो अभी के टाइम इस शिप का एक सुपर वीआईपी गेस्ट है। इसके कारण से यहाँ के सिक्योरिटी फोर्स हम लोग को पकड़ सकते हैं। और अगर सीधी तरीके से बताऊं तो यहाँ पर जो ताकत है वो तुम्हें एक चींटी की तरह मसल सकता है। मैं हीरो खामोश हो जाता है, फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है बट मैं इसे छोड़ नहीं सकता, इस समंदर के अंदर में भाग भी नहीं सकता। अगर ये बंदा मेरे से बदला लेने के लिए आया तो फिर मैं क्या करूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक घर के बीचों बीच एक अजीब सा स्टैचू रखा गया था और इस स्टैचू के बारे में कुछ स्टोरी बताया जाता है। इसका स्टोरी कुछ ऐसा था कि एक लड़की जो कि मर गई है बट उसका दांते देखकर लग रहा है वो मौत के सामने मुस्कुरा रहा है, जैसे कि उसने मौत को भी जीत लिया है। ये पूरी तरीके से एक आर्टिस्टिक चीज है जिसे बीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इन सब के अलग इस पूरे चीज के अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल करा गया है वो असल में एक असली लड़की का है और वो कोई छोटा मोटा फैमिली का नहीं है बल्कि देश के प्राइम मिनिस्टर का डॉटर है। तो असल में इन लोगों के मुताबिक ये जो स्टैचू है वो असल में किसी असली इंसान सॉलिडिफाई कर बनाया गया है, जो कि काफी ज्यादा क्रीपी चीज है। भाई येलो हेयर वाला बंदा कहता है मैं आज इस स्टैचू को कैप्टन को गिफ्ट करना चाहूंगा और मैं आशा करूंगा वो हमारे बिजनेस में कोऑपरेट करना चाहेंगे। मैं इस साइड में इस जहाज का कैप्टन बैठा हुआ था और वो हंसते हुए कहता है तुमने तो बस अभी इस देश के अंदर आया है और इतना जल्दी जल्दी तुमने पीएम के बेटी को टपका दिया। तभी साइड में एक व्हाइट हैट पहना हुआ औरत सिगरेट फूकते हुए कहता है मैंने सुना था ये प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी कंपनी के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा था बट तुम लोग तो काफी ज्यादा रूथलेस निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लोग इस तरीके से उसे पनिश करोगे। वैसे मानना पड़ेगा चीज तो बहुत ही अच्छी बनी है। तभी साइड में और एक लड़की जो कि सॉन्ग फैमिली के दूसरे बेटी हुई थी वो मुस्कुराते हुए कहता है वैसे ये जो स्टैचू का आर्ट है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। मेरे को पक्का विश्वास है उस लड़की को भी ये चीज बनते हुए काफी ज्यादा ऑनर महसूस किया होगा। दिखाई देता है वहाँ पर और भी एक बंदा था जो भी इन सारी चीजों में काफी ज्यादा क्यूरियस था और ये सभी लोग जब वहाँ पर बात कर रहे थे अचानक से वहाँ पर कोई पहुँचता है और वो कैप्टन की साइड पर आते हुए कहता है सर लू ने ऑलरेडी उस आर्ट कंपनी के डायरेक्टर को टपका दिया है बट पता नहीं कहां से उसे एक दूसरे शिकार के ऊपर भी नजर आ गया और जब वो उसे हॉन्ट करने के लिए गया तो वो शिकार ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए खुद को बहुत ही ज्यादा ताकतवर बना लिया और अब तो शिकारी बन चुका है और वो लू को हॉन्ट कर रहा है। साइड में भी सॉन्ग फैमिली के एरोगेंट लड़की कहती है कितना ही ज्यादा वेस्ट है वो लू, अगर हमारे सर को ज्यादा टाइम से फॉलो नहीं करते तो फिर वो आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। पता नहीं एक इतना ज्यादा कमजोर बंदा किस तरीके से इतना ज्यादा हायर पोजीशन पर पहुंच गया। साइड में वो रेड कोट वाला बंदा पूछता है कि मैं जान सकता हूँ आपका वो सर कौन है। तभी वो लड़की आराम से कहती है देखो बिजनेस करने के लिए आए हो उतना तक ही सीमित रहो, अगर तुम ज्यादा जान जाओगे तो ये तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा नहीं जाएगा। तभी कैप्टन कहता है तो तुम कहना चाहते हो एक नया बंदा जो कि अभी खुद को ट्रांसफॉर्म किया है उसके पास इतना ज्यादा ताकत आ चुका है कि वो ऑलरेडी लू को हॉन्ट कर रहा है। लगता है इसका टैलेंट काफी ज्यादा इम्प्रेसिव होगा। देखो अभी के टाइम तो वो लू को काफी ज्यादा कमजोर है और वो हमारे सर का बस एक छोटा सा प्यादा है बट फिर भी हम लोग उसे मरने नहीं दे सकते। जल्द से जल्द ऊपर के पूरे डॉक को सील कर दो जिससे कि कोई भी आम लोग यहाँ पर ये सब कुछ हंगामा नहीं देख सके और जो भी बंदा लू के पीछे अभी दौड़ रहा है उसे पकड़ो और उसे खत्म कर दो। मेरे को नहीं लगता उस नए बंदे के पीछे कोई ताकतवर शख्सियत हो सकता है। भाई वो बटलर हमें जवाब देते हुए निकल पड़ता है। सिंसिप होता है दोबारा से जहाज के बाहर जहाँ पर लू के फेस पर एक जबरदस्त पंच गिरता है और ये असल में हमारे चैंग ने दिया था। वो अपने हाथ पर उस शार्प क्रिस्टल नाइफ को उंगली पर बनाते हुए कहता है चलो फिर अब तुम्हारा टाइम आ चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लू तड़पते हुए कहता है कि तुम सच में मेरे को यहाँ पर खत्म करना चाहते हो। मैं हीरो बिना बात के अपने हमले को आगे बढ़ाता है। वो लू जोर से चीखता है प्लीज रुक जाओ, मेरी जिंदगी को वक्त दो, मैं तुम्हारी किसी भी चीज को मारने के लिए तैयार हूँ। जब फिर भी उस चैंग का हाथ नहीं रुकता तब लू चीखते हुए कहता है मेरे को पता है तुमने मम्मी को असल में किसने खत्म किया था, अगर तुम मेरे को आज खत्म कर दोगे तो फिर तुम्हें इसके बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा। हीरो एकदम से रुक जाता है, उसका हाथ बिल्कुल लू के सामने पहुंच चुका था और उसी वक्त वो अपने हाथ के डायरेक्शन को बदलते हुए सीधा उसके कंधे पर घुसेड़ देता है। वो आदमी जोर से चीखता है। फिर लू पूछता है बताओ मेरे को वो कौन है, उसका नाम बताओ। वो लू कहता है वो बंदा उस वक्त को तुम्हारे उसी सोसाइटी के अंदर रहता था और वो धीरे धीरे अपने वायरस को हर तरफ फैला रहा था। उन सारे नए जन्म लिए हुए मॉन्स्टर को वो कंज्यूम करता था अपने मॉन्स्टर को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए और मैं भी उसी के द्वारा इन्फेक्टेड हुआ था बट मैंने घुटनों के बल बैठते हुए उससे अपनी जान की भीख मांगी एंड सरप्राइजिंगली उसने मेरे को छोड़ दिया और उसके बाद से मैं भी उसका एक सबऑर्डिनेट बन गया। मैं भी आम लोगों को इन्फेक्ट करता और उनको शिकार करते हुए अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाता जाता। चीज असल में मैंने स्टार्ट नहीं किया था बल्कि उसी आदमी ने मेरे को फोर्स किया था क्योंकि यही बस एक रास्ता है जिससे कि कोई भी इमोशनल बॉडी कंट्रोलर अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बना सकता है। हीरो पूछता है बताओ मेरे को उसका नाम क्या है, वो कहाँ पर रहता है। लो जोर जोर से पागुली की तरह हंसते हुए कहता है अभी के लिए वो बहुत ही ज्यादा बड़ा आदमी बन चुका है, अगर उसको पता चला कि तुमने मेरे को मारा है तो फिर। बट उसी वक्त वो रुक जाता है और फिर डरते हुए कहता है नहीं मैं उसका नाम नहीं बोल सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर वैसे भी मैं मरने ही वाला हूँ। भाई चैंग उसे
से एक बहुत ही डेविलिश लुक दे रहा था और वो अपने हाथ को दोबारा से बढ़ाते हुए कहता है तो फिर ठीक है तुम मर जाओ। तभी साइड में एक आदमी आते हुए कहता है मैं तुम्हारे दिल को ऑर्डर करता हूँ कि वो अभी बीट करना रोक दे। दिखाई देता है हमारे हीरो का दिल धड़कना बंद कर दिया था, उसी जगह पर वो पूरी तरीके से स्थित हो चुका था। फिर अपने होश को खोते हुए जमीन में गिर जाता है। उस जगह पर कोई तो आ चुका था, असल में और कोई नहीं बल्कि वही बटलर था। वो मुस्कुराते हुए कहता है मेरे को माफ करिए, मैं थोड़ा सा देर कर दिया। लो उठते हुए कहता है कि तुम मेरे को जानते हो। मेरी बटलर कहता है आप इस शिप का एक वीआईपी है तो इसी के कारण से आपको सर्व करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरी लोग अब ताकत मिलते ही अपना असली रंग दिखाने लगता है। वो चैंग के सिर पर पैर रखते हुए कहता है क्या हुआ बच्चे, तुम अभी अभी मेरे को मारना चाहते थे, आओ आओ अब मार के दिखाओ। और उसी वक्त हीरो दोबारा से उठने लगता है, जिसे देखते हुए लू बहुत ही दूर उस बटलर के पीछे छुपने लगता है। वही वो बटलर भी हैरान होते हुए कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। वही दूसरी तरफ चैंग भी काफी ज्यादा हैरान था, वो सोच रहा था उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। तभी उसके साइड वाली वो लड़की कहती है ये असल में एरोगेंस इमोशन का पावर है, वो तुम्हारी बॉडी के अंदर के दिल को कमेंट किया उसे रुक जाने के लिए और उसके लीडरशिप एरोगेंट कमेंट को सुनते हुए तुम्हारा दिल रुक गया। हीरो कहता है ये कैसे हो सकता है, अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर क्या ये बंदा सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं बन जाएगा, इसे तो कोई भी हरा नहीं सकता, ये जो चाहे मन मर्जी कर सकता है। वो लड़की कहती है नहीं, अभी के लिए ये बंदा इमोशनल बॉडी में तुमसे 2 रियलम हायर स्टेज पर है और इसी के कारण से वो तुम्हारी कमजोर से बॉडी को कमेंट कर सकता है और तुम इसे किसी भी हालत में रेजिस्ट भी नहीं कर सकते। अभी के लिए ये बंदा तुम्हारे सामने एक मॉन्स्टर है जिसे तुम किसी भी हालत में अपनी इस कंडीशन में हरा नहीं पाओगे। वो जगह अब पूरी तरीके से थमसा गया था। तभी हीरो साइड वाली लड़की से पूछती है कि इस आदमी के पास कोई इमोशनल मॉन्स्टर नहीं है क्योंकि मैं अभी उसे देख नहीं पा रहा। तभी लड़की कहती है हाँ बिल्कुल है, बट वो माइंड रियलम के बहुत ही ज्यादा अंतर छुपा हुआ है। अगर मैं तुम्हें इस चीज को अच्छी तरीके से समझाऊं तो फिर ये कुछ ऐसा है कि माइंड रियलम और रियलिटी के बीच एक पतला सा पर्दा है। अगर वो मॉन्स्टर तुम्हारे पर्दा के पास रहेगा तब तुम उसे देख पाओगे और जब वो बहुत ही ज्यादा गहराइयों में रहेगा तब उसे तुम देख नहीं पाओगे, वो धीरे धीरे तुम्हारी विजन से गायब होने लगेगा। तभी साइड में लू कहता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब जब तुम बच गए हो अब असली मजा आएगा। बटलर में पता है ना क्या करना है। वो बटलर कहता है जल्दी से जल्दी अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और बस बोलने के साथ ही हमारे हीरो घुटनों के बल बैठने में मजबूर हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है ये किस तरीके का चीज है, मैं किसी भी हालत में इसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा। तभी साइड में यू कहती है उसका कमेंट जितना ज्यादा तुम्हें कम हार्ट करेगा, तुम्हें कम दर्द देगा, उसे तुम उतना ही ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। मतलब अगर हमारे हीरो को अपने आप को थप्पड़ मारने के लिए कहा जाता तो शायद से वो इसे रेजिस्ट कर पाता, बट घुटनों के बल बैठने में उसके शरीर में कोई भी तकलीफ नहीं होता है और इसी कारण से वो उसके कमेंट को रेजिस्ट नहीं कर पाया है। तभी उसके सामने लू आता है और उसके गालों में एक जोर का थप्पड़ मारता है और फिर हंसते हुए कहता है क्या बोल रहे थे तुम मेरे ऊपर रहम दिखाओगे, कितना ही ज्यादा मजाक की बात है। तुम्हें पता है तुम्हारे मम्मी के जैसे लोग जो कि बिल्कुल आम है वो हमारे लिए चींटी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, हम लोगों के साथ जो मर्जी वो कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी की मौत को अच्छी तरीके से बताता हूँ। असल में उस दिन क्या हुआ था जो सुनते हुए हीरो के आंख भी बड़े होने लगते हैं। वो बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका था। आदमी कहता है पिछले दिन तुम्हारी मम्मी तुम्हें मारने के बाद बहुत ही ज्यादा हार्ट हुई थी और इसी के कारण से वो तुम्हें खुश करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा खाना बना रही थी जो कि असल में तुम्हारा फेवरेट फूड चिली चिकन है वो बना रही थी और उसी वक्त उनके घर में टोमेटो केचप नहीं था जिसके कारण से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि उसका सिर के ऊपर का वो ट्यूमर एक्सप्लोड हो गया और उसके बाद तुम्हारी चिली चिकन के साथ सॉस की जगह कोई और ही चीज मिल गया। असल में तुम्हारा मॉम हमारे कोई बड़े टारगेट नहीं थे, बट मेरे बॉस ने कहा कि अगर एक इतना इजी टारगेट तुम्हें मिल रहा है तो फिर तुम इसे क्यों ही छोड़ोगे। और वैसे भी तुम्हारा मॉम बहुत ही ज्यादा अच्छी इंसान थी। जब मेरे पास जॉब नहीं था, मैं भूखा रहता था, तब तुम्हारे मॉम मेरे को कभी कभी खाना दिया करता था और इसके कारण से मैं उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। बट जब मैंने देखा वो तुम्हारी पिटाई कर रहा है, मेरे को पता नहीं कैसे ये फीलिंग्स काफी ज्यादा मजेदार लगा। मेरे को लगा मैं दूसरों के इमोशन के साथ जिंदगी के साथ खेल सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ उसे एक गुस्सेलू औरत में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ उसे एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं वैसे भी कर सकता हूँ और अगर मैं चाहूँ उसे एक खाना बनाने के लिए तो फिर मैं वो भी कर सकता हूँ। और यही सोचते हुए जब वो हंस रहा था तभी चैंग उठते हुए अपने शार्प हैंड को आगे बढ़ाते हुए उसके ऊपर हमला करने के लिए जा ही रहा था। तभी पीछे से वो बटलर कहता है स्टैचू। उसके साथ हमारे हीरो पूरी तरीके से वहाँ पर जम गया था। बटलर बाबा से कहता है अपने घुटनों के बल बैठ जाओ और अपने सिर को जमीन में ठोको। हमारे हीरो अपने सिर को जमीन में ठोकते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है। वो किसी भी हालत में इस प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाता। तभी लू कहता है चलो चलो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, अभी मैं ट्राई करूंगा। लू कहता है देखो मैं तुम्हें जीने का एक मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे एक लॉयल डॉग बन जाओ तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। बस तुम्हें 2 बार भौंकना है और उसी के साथ तुम्हारे इस कुत्ते की जिंदगी को मैं जीने का मौका दूंगा और नहीं तो तुम जानते ही हो तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। हमारे हीरो उस जगह पर पूरी तरीके से बेबस था। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है अपनी पोजीशन को बदलने का, उठने का, बट वो ऐसा नहीं कर
पाता। इस साइड में यू आती हुई कहती है, तो क्या तुम ऐसे ही अब बैठे रहने वाले हो? तभी हीरो कहता है, तुमने तो मेरे को इमोशनल मॉन्स्टर बनाया है, तुम्हें इस शिप के बारे में और आसपास के सारे पास्ट और फ्यूचर के बारे में भी सब से पता ही होगा, तो फिर मेरे को लगता है तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। बताओ अब मेरे को तुम्हारा क्या कंडीशन है? लू एमसी के सिर पर पैर रखते हुए दबाते हुए कहता है, मैंने कहा भौंकने के लिए, तो अब तुम भौंकना शुरू कर दो। मेरी दूसरी तरफ यू एक मुस्कान देती है और कहती है, जब तक तुम मेरे पावर को लेना चाहते हो उतना ही मैं तुम्हें पावर दूंगी। इसके साथ उसके बॉडी से एक बहुत ही मैसिव एनर्जी का एक्सप्लोजन होने लगता है। उसका पूरा बॉडी एक ब्लू कलर के ऑरा से घिर चुका था। उसके आंखों के ऊपर कुछ बड़े बड़े ब्लू कलर के क्रिस्टल के सील्ड बन चुके थे। वही दूसरी तरफ वो लू और वो बटलर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। लू कहता है, यहाँ पर चल रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है? वही दूसरी तरफ वो बटलर कहता है, इसके इमोशनल पावर धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। लगता है इसने अपने अंदर का कंट्रोल खो दिया है। दिखाई देता है हमारे हीरो के इनर वर्ल्ड का सीन। वो पूरे शून्य में अकेला जैसे कि उड़ रहा था। वो अपनी आंखें खोलता है और कहता है, ये क्या है? यहाँ पर मेरे को सुख, दुख, एक्साइटमेंट, डिप्रेशन कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। लगता है यहाँ से जैसे कि सब कुछ एकदम से गायब हो चुका है और मेरे को लगता है मैं सभी चीज को गिन सकता हूँ, उन्हें कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिखाई देता है हमारे हीरो के ऊपर का वो ट्यूमर अब एक मैसिव साइज ले चुका था। तभी अचानक से हीरो अपने आंख खोलता है और उसके सिर के ऊपर का वो ट्यूमर एक अजीब तरीके के छोटे छोटे क्रिस्टल के टुकड़ों में बदलने लगता है और वो देख पाता है जब वो अपनी मम्मी के साथ खेला करता था, उसका मम्मी भी हमेशा एक दोस्त की तरह उसके साथ खेलता था। जब वो ड्राइंग करता उसका मम्मी भी उसका साथ देता और जब मम्मी काम करती तब वो मम्मी का मदद करता। उसे हमेशा लगता था उसका मम्मी दूसरों से काफी ज्यादा ताकतवर है। बट इन्हीं सब में एक दिन उसने अपने पापा को खो दिया और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो गया, बट फिर भी उसका मम्मी आया और वो पिछले टाइम की तरह ही अपने बच्चे को डिप्रेस होने नहीं देती। बट ये समय धीरे धीरे बदलने लगा। उसका मम्मी का गुस्सा अचानक से बढ़ने लगा। वो चीजों को इधर उधर फोड़ने लगती। बट बाद में जाकर वो रोते हुए मेरे को प्यार करते हुए कहता था उसने साहिब से अपनी होश खो दिया था, उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। बट दूसरे ही पल वो बाबा से गुस्सा होते हुए हमारे हीरो को डांटती थी, छड़ी से पीटती थी। फिर वो बाबा से दुखी होते हुए इन सभी काम के लिए उसे माफी मांगने लगती और रोती थी कि ये सब इमोशन फ्लक्चुएशन उसके साथ क्यों हो रहा है। और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया और इस सब के पीछे असल में यही आदमी था। उसने मेरे मम्मी के साथ उनके इमोशन के साथ खेला। दिखाई देता है हमारे हीरो के आंखों का वो चश्मा धीरे धीरे टूटने लगता है। फिर दिखाई देता है उसके आंख येलो कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके पूरे बॉडी से ट्रेमेंडस एनर्जी रिलीज होता है। हीरो अपने आप को एक दूसरे रूप पर पाता है। तभी साइड में बड़ी लड़की आती हुई कहती है, बढ़िया, काफी बढ़िया, तुम्हारे दिमाग के अंदर तुमने काफी ज्यादा गुस्सा छुपाए रखा था और इसके कारण से जब मैंने तुम्हें पावर दिया तब भी तुम अपने आप पर कंट्रोल रख पाए। याद रखना ये पावर कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करा जा सकता है जहाँ पर जिसके पास जिस भी मॉन्स्टर का पावर रहेगा उस मॉन्स्टर के इमोशन को वो जितना ज्यादा काम इस्तेमाल करेगा उसका कंट्रोलर बॉडी उतना ज्यादा ताकतवर बनता चला जाएगा। मतलब अगर एक बंदे के पास गुस्सेल मॉन्स्टर है और वो अगर गुस्सा ना करे तो फिर वो उस गुस्सेल मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पाएगा। वैसे हमारे हीरो के पास चेतना का पावर है, तो अगर वो बिना सोचे कोई काम करेगा तो फिर वो अपने उस चेतना वाले मॉन्स्टर को उतना ज्यादा ताकतवर बना पाएगा और उसको वो कंट्रोल कर पाएगा। और अगर वो ऐसा ना करे और अपने इमोशन के साथ बहने लगे तो फिर वो मॉन्स्टर तुम्हारे बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेगा। चलो फिर जाओ और उन सभी से बदला लो। दिखाई देता है हमारे हीरो के ऊपर का वो सिल्ट का चश्मा अब टूट जाता है। भाई वो दोनों अभी भी हमारे हीरो को शांत रहते हुए ऑब्जर्व कर रहा था और दूसरे ही पल हमारे हीरो चैंग के बॉडी के ऊपर का वो ब्लू ऑरा एकदम से गायब हो जाता है। जिसे देखते हुए क्यों कहता है, ये देखो देखो, इसका पावर तो पूरी तरीके से चला ही गया। मेरे को लगा था ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर होगा बट ये तो फुसकी बूम निकला। मेरी साइड पर वो बटलर कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, उसकी इमोशनल मॉन्स्टर गायब नहीं हुआ है बल्कि वो देखो। दिखाई देता है उस पूरे शिप के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ब्लू ऑरा रिलीज हो रहा था। सिम शिफ्ट होता है और दिखाई देता है उस पूरे जहाज से भी विशाल एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि हमारे हीरो का रैशनल मॉन्स्टर था जिसके चारों हाथ पर तलवार थे। वही सिम शिफ्ट होता है पार्टी के अंदर जहाँ पर एक बंदा अचानक से बैठ जाता है और ये भी एक इमोशनल कंट्रोलर था। वो भी इस मॉन्स्टर के पावर को सेंस कर पाता है और कहता है, ये क्या है, इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग पावर कौन रिलीज कर रहा है। वही दूसरी तरफ एक बंदा एक 5 स्टार होटल में बैठा हुआ था और वो अपने खाने को जब खा रहा था अचानक से वो प्लेट 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और वो भी काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है, ये तो वर्ल्ड क्लास इमोशनल बॉडी है, एक इतना बड़ा शख्सियत इस जगह पर कहाँ से आ गया। क्या वो सी एम्पायर के कैप्टन के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करना चाहता है। सीन लौटता है उन्हीं वीआईपी के रूम्स के अंदर। वो लोग भी इस ओवरवेलमिंग पावर को महसूस कर पाता है और वो व्हाइट हेड वाली बंदी कहती है, ये तो वर्ल्ड क्लास बॉडी का प्रेशर है। तभी साइड में और एक येलो हेयर वाला बंदा कहता है, स्ट्रेंज, एक ऐसी जगह पर वर्ल्ड क्लास के पावर होल्डर क्या कर रहा है। क्या वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल लोग हैं जो कि हमें यहाँ पर पकड़ने के लिए आए हैं। तभी वो सॉन्ग फैमिली की लड़की कहती है, मुझे लगता है ये पावर रिलीज और उस लिव के पीछे हॉर्न करने वाले लड़के के साथ कुछ न कुछ रिश्ता हो सकता है। तभी कैप्टन आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम सभी लोगों को इन सभी छोटे
छोटे छोटे चीजों को लेकर चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे जो भी आ जाए, जो भी सी एम्परर के कैप्टन को ऑफेंड करने का दुस्साहस करेगा, चाहे वो एक वर्ल्ड क्लास के पावर होल्डर ही क्यों ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो बस मरेगा। सेन दोबारा से उसी डॉक पर लौट आता है। भाई लू अब हमारे हीरो के पावर को सेंस तक नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था। वो गुस्सा होते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक करे हो? इसका ताकत इतना जल्दी जल्दी हमारे आंखों के सामने इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? वो बटलर भी घबराते हुए कहता है, मैं ये मानना नहीं चाहता बट सच्चाई हमारे आंखों के सामने है, मैं इसे देख सकता हूँ। दिखाई देता है रेसलिटी मॉन्स्टर ऊपर से उन सभी को देख रहा था और उसके एग्जिस्टेंस के सामने वो सभी बस छोटे छोटे चींटियां से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। बटलर कहता है, जल्द से जल्द यहाँ से भागो, हम इसके साथ अब टक्कर नहीं ले सकते, हमारा इतना ज्यादा औकात नहीं है। मैं दूसरे ही पल चैंग तेजी से आगे बढ़ते हुए उन दोनों को सिर से पकड़ता है और फिर सिर को उनके धड़ से अलग करते हुए जमीन में फेंक देता है। लड़की कहती है, क्या हुआ? तुम काफी ज्यादा अपसेट लग रहे हो, क्या तुम्हें मजा नहीं आया? तभी चैंग कहता है, उन लोगों ने मेरे को जितना तकलीफ दिया था मैं उन सभी को धीरे धीरे कसते हुए बदला लेना चाहता था, ये तो बहुत ही आसान मौत मिल गया उनको। मैं वो लड़की हंसती हुई कहती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी तरीके से तुम मेरे रेसलिटी के पावर को कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हें अब अपनी इमोशन से चलना है, ज्यादा सोच विचार करने का कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हीरो शॉक होते हुए सामने कुछ देखता है, उसके पैरों तले एक अजीब सा पेड़ का गोल्डन कलर का जड़ बन चुका था। वो देख पाता है जो जड़ उसके सामने से बहता है और वो उस पूरे शिप को ऑलमोस्ट कवर करके रखा था। तभी दिखाई देता है उस पूरे जहाज से भी एक बहुत ही विशाल आकृति का गोल्डन कलर के इमोशनल मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि अपने एक विशाल से थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ था। चैंग कहता है, ये क्या चीज है? तभी साइड में लड़की कहती है, क्या तुम्हें पहले ये फील नहीं हुआ था? देखो तुम लोगों ने यहाँ तक आने में कितना ज्यादा फाइट किया था बट इस जहाज में एक खरोच तक नहीं आया है क्योंकि ये जहाज असल में पूरी तरीके से एक इमोशनल बॉडी के द्वारा प्रोटेक्ट करा गया है और अगर अच्छी तरीके से कहा जाए तो यही है इस जहाज का इमोशन बॉडी। दिखाई देता है उस जहाज के एक साइड पर हमारे हीरो का इमोशन बॉडी खड़ा हुआ था अपने चारों तलवार के साथ, जबकि जहाज के सामने वो विशाल सा किंग टाइप के इमोशनल बॉडी मॉन्स्टर बैठा हुआ था और ये बॉडी असल में और किसी का नहीं बल्कि इस जहाज के कैप्टन का है। भाई वो स्टेलर बॉडी बहुत ही ज्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहा था। तभी कैप्टन कहता है, तो असल में तुम ही वो लड़के हो जिसने की मेरे शिप के ऊपर वर्ल्ड क्लास पावर के प्रेशर को रिलीज करने का दुस्साहस करा है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो एक मंत्र पढ़ने लगता है, इस दुनिया में जब तक सूरज और चांद है तब तक दुनिया चलेगा अपनी गति में और दुनिया के किंग के सामने जो सर उठाएगा वो मरेगा इस जहान की खुशी में। और ऐसे ही कुछ अजीब से स्पेल कास्ट कर रहा था जबकि हमारे हीरो भी मन मन सोचता है, लगता है ये मॉन्स्टर अपने पावर को बढ़ा सकता है मंत्र पढ़ते हुए। तभी जहाज का कैप्टन लास्ट वर्ड कहता है, जो भी बाहरी मेरे जहाज के ऊपर हमला करने का कोशिश करा है उसे बंदी बना लिया जाए। दिखाई देता है हमारे हीरो का वो स्टेलर बॉडी अब एक बड़े से गोल्डन कलर के बॉक्स या फिर प्रिजन के अंदर कैद हो चुका था। तभी वो गोल्डन मॉन्स्टर कहता है, अब इसे 1000 गोल्डन सॉर्ड स्ट्राइक के पनिशमेंट दिया जाता है। दिखाई देता है उस पूरे बॉक्स के ऊपर 1000 गोल्डन सॉर्ड आते हुए घुस जाता है और इस जगह से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रहा था। तभी कैप्टन कहता है, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा सोच रहे थे, अपनी औकात को अच्छी तरीके से अपने आंखों के सामने देख लो। वहीं दूसरी तरफ दो आदमी ये सब कुछ देख रहा था। तभी वो व्हाइट हेड वाली लड़की कहती है, ये सब कुछ तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, वैसे ये जो मॉन्स्टर था ऐसी मॉन्स्टर मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। तभी साइड में वो रेड जैकेट वाला जाते हुए कहता है, बट मैंने कुछ इतना पता है हमारे इस जहाज के कैप्टन की पावर अभी तो बस आधा भी नहीं दिखाया है, वो इससे कहीं गुना ताकतवर है। तभी दिखाया जाता है उस बॉक्स के अंदर दरारें आ जाते हैं जिसे देखते हुए वो दोनों लोग काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। दूसरी तरफ वो कैप्टन भी हैरान हो चुका था जब वो देखता है चैंग का स्टेलर बॉडी उस बॉक्स को फाड़ते हुए बाहर निकल आता है। वही चैंग उसे एक सीरियस लुक देते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाता है और इसके साथ चैंग का स्टेलर बॉडी भी अपनी पावर को इकट्ठा करने लगता है और उसके बाद चैंग अपने हाथ को नीचे करता है, इसके साथ उसका स्टेलर बॉडी अपने चारों सॉर्ड को उस शिप के ऊपर घुसेड़ देता है और इस पावर रिलीज को देखते हुए जहाज के कैप्टन भी पूरी तरीके से सदमे में चला गया था। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा एनर्जी का ब्लास्ट होता है, उस जगह से अब धीरे धीरे धुआं हटता है। वो दोनों लोग अभी भी उसी जगह पर खड़े थे और कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ वो कैप्टन भी काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि उसके स्टेलर बॉडी का आधा हिस्सा बीच से कट चुका था। दूसरी तरफ हमारा चैंग एक बहुत ही डेविलिश लुक दे रहा था। कैप्टन कहता है इतना ज्यादा ताकत जिसने की मेरी स्टेलर बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमला को भी सह लिया, उसके साथ साथ इतना ताकतवर हमला कोई कैसे कर सकता है और वो मेरी शिप के अंदर आया भी कैसे कि वो मेरे पीछे है या फिर मेरे पूरे ग्रुप को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो चीखते हुए कहता है तुमने इंटेंशन जो भी हो, तुम अगर मेरे परमिशन के बिना यहाँ पर आए हो तो फिर तुम बस यहाँ पर मरने वाले हो। वो कहता है गार्ड्स उसे घेर लो। दिखाई देता है हमारे हीरो के आसपास कुछ गोल्डन कलर के स्टेलर गार्ड आ चुके थे। वही दूसरी तरफ हमारे हीरो के स्टेलर बॉडी के आसपास भी 4 स्टेलर गार्ड आ चुके थे। वही उसका बॉडी अपने चारों तलवार को पकड़ते हुए तेजी से घूमता है और वो चारों गार्ड को बीच से फाड़ देता है। तभी चैंग कैप्टन की तरफ देखता है। तभी कैप्टन अपना दूसरा स्पेल कास्ट करता है स्टैचू। उसके साथ हमारे हीरो की पूरा बॉडी दोबारा से एकदम से स्थित हो चुका था और उसी वक्त 6
है छोटे स्टेलर बॉडी आते हुए हमारे हीरो के बॉडी पर अपने स्पीयर से स्ट्राइक करता है, बट दिखाई देता है हमारे हीरो के साठ को भी उनके स्पीयर फार नहीं पाता। वही हीरो एक लुक देते हुए तेजी से घूमता है और उन सारे स्टेलर बॉडी को बस पल भर में डिस्ट्रॉय कर रख देता है। और उसी वक्त हीरो के पीछे और भी बहुत सारे स्टेलर बॉडी वापस से समॉन हो जाता है और कैप्टन कहता है अब उसे फाड़ के रख दो। दूसरी तरफ चैंग का स्टेलर बॉडी असल में सीधा सीधा कैप्टन के ऊपर ही अपनी बड़ी से तलवार के साथ हमला कर दिया था, जिसे देखते हुए कैप्टन अचानक से पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। वो किसी तरीके से उसके तलवार से बचता है और उसी वक्त चैंग उसके सामने आ चुका था। भाई कैप्टन काफी ज्यादा शॉक होते हुए अपने पावर को रिलीज करता है। दूसरी तरफ हमारे चैंग ने भी अपने हाथ पर रेशनलिटी मॉन्स्टर के स्टेलर बॉडी के हैंड सेल को एक्टिव कर लिया था। दिखाई देता है कैप्टन जोर से चीखता है गार्ड्स आगे बढ़ो, और बस पल भर में उसके आसपास बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं। वही चैंग अपने स्टेलर बॉडी का मदद लेता है और वो सामने के सारे छोटे बॉडीज को फाड़ने लगता है और एकदम से वो लोग आमने सामने आ जाते हैं अपने मैक्सिमम फोर्स के साथ। तभी कुछ टाइम के बाद दिखाई देता है हमारे हीरो के स्टेलर बॉडी का एक हाथ कट चुका था और वो काफी ज्यादा हाँपते हुए नीचे लैंड कर रहा था। वही दूसरी तरफ कैप्टन भी काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था, बट वो मन में सोचता है मेरा स्टेमिना किसी आम लोग से काफी ज्यादा है, मैं अभी भी बहुत टाइम तक फाइट कर सकता हूँ और इसके अलावा समंदर में वो कहीं पर भी भाग नहीं सकता, तो फिर मैं इसे जिंदा पकड़ूंगा और इससे मेरे को मास्टर की तरफ से काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। मैं दूसरी तरफ चैंग के साइड पर इली आती हुई कहती है मैं अब पूरी तरीके से थक चुका हूँ और बहुत ही जल्द मेरा पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। हीरो शौक होते हुए कहता है तो फिर हम लोग क्या करें? लड़की कहती है करना क्या है, मेरे साथ आओ। वो उन्हीं चेन्स के साथ क्रिस को उठाकर समंदर में ले जाने लगता है, जबकि कैप्टन भी मन में सोच रहा था ये लड़का उस तरफ क्यों चढ़ा है। हमारे हीरो समंदर के बीच में हवा में उड़ते हुए जा रहा था, तो वो सामने कुछ अजीब सा देखता है। दिखाई देता है पूरे समंदर में काफी सारे बड़े बड़े बालों की तरह चीज हवा में उड़ रहा था और उन सभी के बीच एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर था जो कि अपने बड़े से मुंह को खोलकर उस समंदर के बीचों बीच सोया हुआ था। तभी चैंग साइड में देखता है और उसके आंखें सिकुड़ जाती है। दिखाई देता है उसके साइड वाले पूरे शहर से भी एक अजीब सा ऑरा निकल रहा था। दिखाई देता है उस पूरे शहर के बीचों बीच से बहुत सारे बड़े बड़े इमोशनल मॉन्स्टर इधर उधर घूम रहे थे। वही समंदर के बीच बहुत सारी जगहों पर बड़े बड़े काले काले हाथ बाहर निकल रहे थे और इन सब के अलावा आसमान में एक बहुत बड़ा एक ब्लैक होल की तरह चीज बना हुआ था। और इन सभी चीजों के बीच हमारे हीरो अपने बड़े से स्टेलर बॉडी के साथ भी एक छोटे से इंसेक्ट से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। हीरो कहता है ये सब क्या है, क्या यहाँ पर सबके सबको इमोशन डिजीज हो चुका है। उसके आंखों से खून निकल रहा था और वो अपने दोनों आंखों को पकड़ते हुए जोर जोर से चीखने लगता है। वो कहता है क्या ये धरती आसमान ये समंदर सबके सब इमोशन के द्वारा आक्रांत हो चुका है, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ। साइड से कैप्टन देखता है समंदर में हमारे हीरो धीरे धीरे आसमान से समंदर में गिरने लगा था। कैप्टन मन में सोचता है मैंने देखा उसका आंखों से खून निकल रहा था, यहाँ पर चल के रहा है। अच्छा मेरे को अभी समझ में आया, इसने असल में अपनी इमोशनल मॉन्स्टर से पावर को बोरो किया था। अभी तक उसका इतना ज्यादा औकात नहीं हुआ है कि वो सच्चाई को सह सके। तो फिर बच्चे तुम अब तो नहीं बचने वाले। हमारे हीरो तेजी से समंदर में गिरने लगा था, तभी उसके सामने इली आती हुई उसे पकड़ती है और कहती है तुम अभी भी उतना ज्यादा बड़े नहीं हुए हो, अपनी आंखें बंद कर लो, अब मैं कुछ टाइम के लिए अपनी बॉडी का कंट्रोल मेरे हाथ में दे दो। और उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे कैप्टन के वही गोल्डन स्टेलर बॉडी अपीयर हो जाता है। तभी लड़की चैंग को बोलता है मेरे साथ बोलो समंदर मेरी मदद करो। उसके सामने वो बड़ा सा मॉन्स्टर अपीयर होते हुए अपनी तलवार को समंदर में झुकाते हुए ये चीज कहता है, जिसे देखते हुए कैप्टन काफी ज्यादा हैरान था। वो देख पाता है उनके सामने से वो विशाल सा समंदर का मॉन्स्टर अपने बड़े से हाथ को बढ़ाते हुए उस जहाज के ऊपर ले आता है। दिखाई देता है उसका हाथ भी इतना ज्यादा विशाल था कि वो इतनी बड़ी बड़ी स्टेलर बॉडी होने के बावजूद उसके हाथ के सामने बस एक छोटे से कीड़े थे। कैप्टन डरते हुए कहता है क्या इसने अभी अभी ब्लैक सी के इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल किया? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर उसका हाथ नीचे लैंड करता है और वो पूरा समंदर में अफरा तफरी मच जाता है। दूसरी तरफ हमारा हीरो सुबह एक बीच में आकर पहुंचता है। तभी साइड में इली कहती है क्या तुम अभी ठीक हो? हमारे हीरो अपनी आंखें खोलता है और वो देख पाता है उसके आंखों के ऊपर दोबारा से उसका चश्मा बनने लगा था और वो हैरान होते हुए कहता है ये चश्मा ये कहाँ से आ गया? तभी लड़की कहती है ये चश्मा असल में इसे सिम्बलाइज करता है कि तुम अभी लॉजिक से सोच रहे हो, तुम अपने इमोशन से बहक नहीं रहे। जब तुम दोबारा से अपने सोचने वाले इमोशन से बाहर निकल जाओगे तब तुम्हारा ये चश्मा दोबारा से गायब हो जाएगा। चैंग कहता है मैंने कल रात वो क्या देखा, पूरे डोंगहाई सिटी के अंदर आसमान में समंदर में वो सभी चीज क्या था। वही इली कहती है ये दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुका है, बट आम लोग और जिनका इमोशनल लेवल काफी ज्यादा कम है वो लोग इसे देख नहीं सकते। उस टाइम तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका था, इसके कारण से तुम वो सभी चीजों को देख पा रहे थे। खबर में बताया गया था पूरे डोंगहाई सिटी के सामने वाला समंदर पेट्रोल ऑयल के लीकेज के कारण से भर चुका है, बट ये असल में झूठी बात है। असली बात तो ये है कि उस जगह पर बहुत सारे जहाज समंदर के अंदर डूब चुका है, जिसके तेल के साथ साथ उन सभी लोग जो कि उसी के अंदर थे वो लोग बहुत ही ज्यादा दर्द में डिप्रेशन में अपना जान गंवाया है। और वो सभी लोगों का इमोशन मिलाते हुए डिप्रेशन इमोशनल मॉन्स्टर का जन्म हुआ है। वो समंदर पर देखा था वो असल में और कोई नहीं बल्कि डिप्रेशन इमोशनल मॉन्स्टर का स्टेलर बॉडी था। और जब तुम्हें अब पता चल गया है कि ये पूरा दुनिया इमोशनल मॉन्स्टर के द्वारा कंट्रोल होता है तो ये तो आम बात है कि इस बड़े से
से शहर के अंदर बहुत सारे टेरिफाइंग एक्सिस्टेंस बिलोंग करता है, जैसे कि तुमने उस जहाज के अंदर भी देखा था। और लास्ट आसमान में जिस इमोशनल मॉन्स्टर को तुमने देखा था वो असल में एनफी या फिर कहे तो हिंसा का अल्टीमेट फॉर्म है। वही हमारे हीरो कुछ भी समझ नहीं पाता। वो कहता है मैं तुम्हारी सारी बात सुन तक नहीं पा रहा। तभी लड़की कहती है ओ अच्छा, अभी तुम्हारा लेवल काफी ज्यादा कम है, इसके कारण से साहिब से कोई रेस्ट्रिक्शन तुम्हें ये सभी इन्फॉर्मेशन सुनने नहीं दे रहा। तो फिर तुम अपने दिमाग के अंदर ज्यादा जोर मत डालो, क्योंकि इससे तुम साहिब से पागल भी हो सकते हो। तभी हीरो कहता है तो तुम्हारा कहना है कि मैंने अब तक जो चीजें देखा है वो बस एक छोटा सा एक आइसबर्ग का बस टॉप का हिस्सा है, अभी तो पूरा आइसबर्ग देखना बाकी है। लड़की कहती है बिल्कुल, और अब जब तुमने इसे एक बार देख लिया है और इसके साथ साथ तुमने कुछ लोगों को भी ऑफेंड करते हुए अपनी पावर को शो करा है, तो फिर अब तुम इससे भाग नहीं सकते। वैसे तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है कि तुम इससे अपसेट हो? हीरो उन सारे बैटल के बारे में सोचता है और फिर आंखें बंद करते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। तुमने मेरे को जीने का एक मकसद दिया। मैंने आज तक पूरी जिंदगी में इतना ज्यादा एक्साइटेड कभी भी नहीं हुआ था। मैं इस नए जिंदगी को एक्सेप्ट करता हूँ। आज से ही मेरा नया जन्म होता है। अब क्या तुम मेरे को बता सकते हो कि तुम असल में कौन हो और तुम मेरे से क्या चाहते हो? ये हैरान होते हुए उसे देखता है, फिर एक मुस्कान देते हुए कहता है मैं बस एक स्पिरिट हूँ जो कि इस पूरी दुनिया के अंदर अपने घर का तलाश कर रहा था। दुनिया में कोई भी मेरे को देख नहीं पाता। मैं हर शहर के अंदर घूमता रहा कि कोई मेरे से बात कर ले, कोई तो मेरे को एक बार देख ले, बट लोगों के अंदर रैशनैलिटी का माइंडसेट धीरे धीरे खोने लगा है, जिसके कारण से मेरा ताकत भी धीरे धीरे घटने लगा है। और इन्हीं सभी कारणों से मैंने अपनी जिंदगी का बहुत सारी मेमोरीज को धीरे धीरे खो दिया है। मेरे को अभी के टाइम बस मेरा नाम याद है, मैं हूँ रैशनैलिटी या फिर चेतना, सोचने का, इमोशन की स्पिरिट। मैं एक ऐसा चिंगारी था जो कि धीरे धीरे छोटा और छोटा होते हुए साहिब से एक दिन गायब ही हो जाता, बट तभी मैं मिला तुमसे। दिखाई देता है एक दिन हमारे हीरो जब रास्ते से जा रहा था, वो कहता है तुम्हें क्या दिखाई नहीं देता, प्लीज थोड़ा सा साइड होके चलो। और फिर चैंग तो आगे बढ़ जाता है, जबकि ये ली पीछे से सोचता है इसने मेरे को अभी अभी देखा, मेरे को टच भी किया। और उसी दिन से मेरे को समझ में आया कि तुम वो फार्नेस हो जो कि मेरे इस चिंगारी को अपने अंदर समाते हुए मेरे को जलने में, मेरे को जीने में मदद कर सकता है। और इसके कारण से मैंने तुम्हें चुना और तुम्हारी हिस्ट्री के बारे में जानने का कोशिश करा। इस दुनिया के अंदर मेरा बस तुम ही हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसके कारण से मैंने अपना अल्टीमेट पावर का भी इस्तेमाल करा, जिससे कि मैं उस जहाज के कैप्टन से भी तुम्हें बचा कर ले आ सकूं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए तैयार हूँ, बट तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम अपने आप को और भी ज्यादा मजबूत और भी ज्यादा ताकतवर बनाओगे, जिससे कि तुम आसमान में बिना पल के झपकाए उस मॉन्स्टर को चैलेंज कर सको, उसे देख सको। क्योंकि मेरे को लगता है मैंने अपना बहुत कुछ इस आसमान के अंदर खोया है, पता नहीं क्यों, बट अब जब तुमने मेरे को एक्सेप्ट करा है तो फिर आज से मेरा भी एक नया जन्म हुआ। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। चैंग एक मुस्कुराहट के साथ उसको हैंडशेक करता है। दूसरी तरफ से शिफ्ट होता है जहाँ पर एक बोट निकल रहा था और सामने वो बड़ा सा क्रूज शिप से धुआं निकल रहा था। वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता चला इन सब के पीछे असल में कौन था? तभी साइड में वो ब्लैक हुडी वाला बंदा कहता है बिल्कुल, ये तो ढूंढना काफी ज्यादा इजी था। वो असल में 18 साल का चैंग यूजिन है जो कि डोंगर सिटी के अंदर रहता है और एक आर्टिस्ट है। उसका मम्मी 10 साल की उम्र पर उसे छोड़कर चली गई थी और मैंने ऑलरेडी उनके कंपनी के मेडिकल एग्जामिनेशन को भी चेक कर लिया है। मार्च महीने के अंदर ये इंसान पूरी तरीके से एक आम आदमी था। तभी दिखाया जाता है ये लड़की असल में और कोई नहीं बल्कि सोंग फैमिली का वही एरोगेंट सेकंड डॉटर थी। वो कहती है ऐसा होना इम्पॉसिबल है, बस कुछ ही महीनों के अंदर किसी की ताकत के अंदर इतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकता कि वो एम्परर शिप के कैप्टन के साथ फाइट कर सके। तभी साइड में वो आदमी कहता है मेरे को जितना लगता है उसने साहिब से अपने इमोशन मॉन्स्टर से पावर को बड़ो किया था, क्योंकि जब उसने आसमान की तरफ देखा उसका हालत पूरी तरीके से बिगड़ गया। अगर वो सच में उसका खुद का पावर होता तो फिर ऐसा कभी भी नहीं होता। लड़की एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहता है वैसे उस लड़के ने ब्लैक सी को भी अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया था। मैं बस देखना चाहता हूँ इस लड़के के पीछे असल में वो कौन सा पावर छुपा हुआ है। चलो जल्दी से जल्दी घर पर चलो, इस जगह पर सूरज की गर्मी में मेरा स्किन काला पड़ जाएगा। अभी हुडी पहना हुआ वो बंदा कहता है कि तुम इस लड़की को छोड़ दोगे? लड़की हंसते हुए कहती है क्या ही मजाक है, मैं अपने ग्रेट सोंग फैमिली के पावर का इस्तेमाल करूंगा। जब तक वो इस सिटी के अंदर है वो किसी भी हालत में इस जगह से भाग नहीं सकता। मैं उसके पावर को छीनते हुए हमारे लॉर्ड को तोहफा दूंगी। सीन दोबारा से हमारे हीरो की तरफ लौट आता है जहाँ पर चैंग कहता है अभी के लिए तो मैंने उस लियू से बदला ले लिया है, बट उसने जिसके इंस्ट्रक्शन से ये सभी कारनामा करा था मेरे को उससे भी बदला चाहिए। भाई ये कहती है अभी के लिए वो बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। अभी के लिए हमारा सबसे मेन गोल है एक ऐसे शेल्टर की जगह को ढूंढना जो कि हमारे लिए सेफ हो। उस शिप के अंदर मैंने बहुत सारी ताकतवर आइडेंटिटी को सेंस करा था। अगर उनमें से एक भी वर्ल्ड क्लास के पावर होल्डर हमारे पीछे आए तो फिर मैं तुम्हें वहाँ से बचा नहीं सकती। और इसके अलावा तुमने वहाँ पर जिस पावर को शो करा था इससे डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऑलरेडी तुम्हारे पीछे तुम्हें ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। तभी अचानक से हीरो कहता है मेरे को अभी भी याद आया, अभी तो हमारे ऑफिस के सारे कॉलीग्स भी मर चुके हैं, इसके साथ साथ हमारा जो प्रोजेक्ट था वो भी खत्म हो चुका है और इस पूरी टीम के अंदर बस मैं ही अकेला जिंदा हूँ। अभी वो ऑफिस पूरी तरीके से खाली हो गया होगा और मैं भी अब कभी भी ऑफिस के अंदर वापस नहीं जा सकता। फिर वो निराश होते हुए कहता है लगता है अब मेरा पूरा जिंदगी बदल जाएगा, मैं अब कभी भी अपनी पिछले लाइफस्टाइल पर वापस नहीं जा सकता।
का यूली एक मुस्कान देती है और कहती है देखो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। दिखाई देता है उस जंगल के बीचों बीच कुछ बिल्डिंग्स को। कुछ टाइम के बाद वो लोग अंदर पहुँचते हैं। ये एक मेंटल हॉस्पिटल था जहाँ पर सारे लोग अजीब तरीके के बिहेव कर रहे थे क्योंकि इनमें से कोई भी मेंटली स्टेबल नहीं था। वही चैंग भी देखते हुए कहता है तुमने मेरे को फाइनली रांची में लेकर आ गए, क्या मैं अब यहाँ पर रहने वाला हूँ। मेरी लड़की कहती है इस जगह को अंडर एस्टिमेट करने का बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ऐसा हो सकता है इस जगह थोड़ा सा रिमोट एरिया पर है जो कि आसपास के शहरों से काफी ज्यादा दूर है, बट इस जगह के अंदर उन सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है जो कि इमोशनल मॉन्स्टर के द्वारा इन्फेक्टेड हो गए हो। और इसके अलावा ये जगह के साथ जिया नेशन का बहुत ही अच्छा ताल्लुकात है और तुम अपने पावर के साथ और कंट्रोल के साथ शायद से किसी गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर एब्सॉर्ब हो जाओगे। एब्सॉर्ब मतलब तुम्हें जॉब मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक है जिसे तुम अभी देख नहीं सकते कि तुम्हें समंदर से इस जगह को गौर से देखा था। उन सारे बड़े बड़े इमोशनल मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर इस पूरे हॉस्पिटल के एरिया को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, तो चिंता मत करो ये जगह हद से ज्यादा सेफ है। तभी कुछ टाइम बीतता है और एक नर्स कहता है प्लीज सर और थोड़ा सा रुक जाइए, आपका रिपोर्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। वो हमारे हीरो का थोड़ा सा ब्लड सैंपल लेता है। फिर हीरो जाकर एक सीट पर बैठ जाता है और मन मन सोचता है यहाँ पर सारे नर्स और जो भी हॉस्पिटल के लोग हैं इनके शरीर पर वो सारे ट्यूमर वगैरह नहीं है। और गजब की बात तो ये है यहाँ पर पेशेंट के अंदर भी काफी कम ही लोगों के सिर के ऊपर ये ट्यूमर बना हुआ है। वो देख पाता है साइड में एक बंदा अजीब तरीके से हंस रहा था और उसके सिर के ऊपर एक ग्रीन कलर का ट्यूमर था। चैंग मन कहता है ऐसा ट्यूमर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तभी लिली कहती है अभी तुम्हारा पावर पहले से थोड़ा सा बढ़ चुका है, इसके कारण से गुस्सा छोड़कर तुम दूसरे इमोशन के ट्यूमर को भी अब देख पा रहे हो। तुम्हारे सामने अभी जो बंदा बैठा हुआ है उसको हैप्पीनेस या फिर खुशी के इमोशन वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड हो चुका है और इसके कारण से वो इस तरीके से अजीब तरीके से हंस रहा है। उसके सामने कुछ भी हो जाए वो हमेशा खुश रहेगा और यही इसके वायरस का खासियत है। तभी अचानक से पीछे से कोई हमारे चैंग को बुलाता है। वो पीछे देखता है, पीछे एक लड़की थी। वो कहती है क्या आप भी यहाँ पर डॉक्टर दिखाने के लिए आए हैं? हीरो कहता है और किस लिए आएंगे? हाँ बिल्कुल। तभी लड़की पूछती है बट आप तो बिल्कुल ही आम दिखाई दे रहे हैं। भाई चैंग भी पूछता है बट तुम भी तो काफी ज्यादा आम दिखाई दे रहे हो, बट तुम भी यहाँ पर आए हो ना? लड़की परेशान होती हुई कहती है मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती बट मेरे पेरेंट्स लोग मेरे को जोर जबरदस्ती यहाँ पर भेज दिए। देखो मैं बिल्कुल आम हूँ, मेरे अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या पता है मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में ऑनलाइन में रिसर्च करा था। इस हॉस्पिटल को सेकेंड साइक्रेटिक हॉस्पिटल भी कहा जाता है। स्पेशली पागल पेशेंट को ही संभालता है और इसके अंदर भी दो सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो नॉर्मल लोग हैं जिनके अंदर अजीब टाइप के सिम्टोम दिखाई देता है उन लोगों को सेक्शन ए के अंदर रखा जाता है और सेक्शन बी के अंदर खूंखार जो कि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी एलिमिनेट भी कर दिया है उन तरीके के मॉन्स्टर को बेड़ियों से बांध कर रखा जाता है। मैं पीछे से एली कहती है बिल्कुल सेक्शन ए के अंदर उन लोगों को रखा जाता है जिनके सिर के ऊपर ट्यूमर अभी भी बन रहा है, वो अभी तक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। जबकि दूसरे पर जो लोग मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गए हैं उन लोगों को रखा जाता है। फर्स्ट हॉस्पिटल के अंदर भी मैं अपनी फैमिली के साथ गया था बट उन लोगों ने कहा कि वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और उन्होंने सीधा मेरे को सेकंड हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया और अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तुम ही कहो अगर वो लोग मेरे को फर्स्ट हॉस्पिटल के अंदर ही भर्ती ना करे तो फिर इस पागल जहाँ पर साइको लोग रहते हैं यहाँ पर मेरे को कैसे ही चांस मिल सकता है? ये पूरी तरीके से पागलपंती है। तभी एक नर्स आती हुई कहती है झैंग क्वान और ली गोडान आपका रिजल्ट आ चुका है, अब लोगों को फर्स्ट हॉस्पिटल के अंदर ट्रांसफर कराया जाता है। फर्स्ट हॉस्पिटल थोड़ा सा नॉर्मल लोगों के लिए है, मतलब सच में जो पागल होते हैं, और यहाँ पर सारे जो इमोशनल मॉन्स्टर के द्वारा इन्फेक्टेड लोग हैं वो रहते हैं। भाई जो हंसने वाला लड़का था उसको भी कुछ मेडिसिन देकर छोड़ दिया जाता है। तभी पीछे से वो लड़की कहती है देखा ये लोग तो पागल लोगों को भी अपना पेशेंट नहीं बनाते, तो हमारे जैसे आम लोग तो बिल्कुल यहाँ से छूट जाएंगे। तभी नर्स कहती है चैंग और जिया कुई आप दोनों हमें फॉलो करिए, अब दोनों को हमारे सेक्शन बी के अंदर ट्रांसफर करा जाता है। जो सुनते हुए जिया के चेहरों से पसीना गिरने लगता है और वो जोर से चीख उठता है कि मैं सच में पागल हो गई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ टाइम बीतता है। हॉस्पिटल में नर्स उन दोनों को रास्ते से गाइड करते हुए ले जा रही थी और वो बहुत सारी बातें करती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी है, एक 5 स्टार होटल भी इसके लग्जरी के सामने कम पड़ जाएगा। इसके अलावा हर दिन का 3 बार का खाना हॉस्पिटल की तरफ से दिया जाएगा जो कि शहर के वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स लोग बनाते हैं। और ये जगह इतना ज्यादा खूबसूरत होने के कारण से पेशेंट लोग ठीक होने के बाद भी यहाँ से जाना नहीं चाहते। तो अगर तुम लोग ठीक हो जाओ तो फिर कोशिश करना तुम इसी जगह पर एक जॉब ले लेने का। वही दूसरी तरफ वो लड़की रोती हुई चलती हुई आ रही थी कि उन लोगों को किस तरीके से इस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कर लिया गया है, क्या मैं सच में पागल हूँ? मैं पीछे से चैंग फी इली से पूछता है मैंने अब तक इस लड़की के अंदर कोई भी इमोशनल मॉन्स्टर को देखा नहीं है, क्या वो मॉन्स्टर इसके माइंड रिलम के गहराइयों में छुपा हुआ है? इली हाँ में जवाब देता है और कहती है ये जगह बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, वो लोग बस तुम्हारे खून के सैंपल को चेक करते हुए ये जान सकता है कि तुम एक इन्फेक्टेड इंसान हो या फिर नहीं। भाई वो लोग चलते हुए एक बहुत ही बड़े से बिल्डिंग के सामने पहुंचता है और दिखाई देता है वहाँ पर कुछ गार्ड्स भी थे, जिसे देखते हुए वो लड़की काफी ज्यादा घबरा रही थी और वो अंदर प्रवेश करते हुए कहता है ये तो बी सेक्शन है जहाँ पर उन लोगों को रखा जाता है जो कि दूसरे का कत्ल करता है, जिसका इंसानियत मरते हुए पूरी तरीके से वो लोग मॉन्स्टर बन चुके हैं। वो नर्स को पकड़ते हुए चेक करते हुए कहता है मेरे को बताओ मैंने आज तक किसी
किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा है, मेरे को यहाँ पर क्यों ट्रांसफर करा जा रहा है। वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगा था। तभी नर्स हंसते हुए कहता है, अरे अरे तुम चिंता मत करो, तुमने शायद से इंटरनेट के वो फालतू के वीडियो देखे होंगे, वो सब के सब नॉनसेंस है, कोई भी असली चीज नहीं है, तुम बस हमारे साथ कोऑपरेट करो और फिर ट्रीटमेंट के बाद तुम बिल्कुल ही ठीक हो जाओगे। लड़की अभी भी रोती हुई कहती है कि सच में, बट तुम लोग क्यों अपने हाथों पर बंदूक पकड़े हो। दिखाई देता है वो नर्स भी अपने हाथ पर एक कट्टा पकड़ कर रखा था और दूर से बहुत सारे स्नाइपर्स लोग भी उनकी तरफ ताक करते हुए बैठे हुए थे। तभी चैंग कहता है कि यहाँ पर सभी लोग इस इमोशनल मॉन्स्टर को देख पा रहा है। दिखाई देता है जिया का इमोशनल मॉन्स्टर अब बाहर निकल आता है, जो कि काफी ज्यादा अजीब सा था। उसके पूरे शरीर पर आंखें बिछे हुए थे। चैंग जिली से पूछता है कि तुम बता सकते हो यहाँ पर जिन भी लोगों को पकड़ के रखा जाता है उनके साथ ऑथोरिटीज क्या करता है। ये कहती है पहले तो उन लोगों को एक जगह पर लॉक करा जाता है और अगर उनके अंदर बहुत ही ज्यादा वायलेंट और डेंजरस टेंडेंसीज दिखाई दिया तो उन लोगों को उसी स्पॉट पर एग्जीक्यूट या फिर एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इसके कारण से यहाँ पर हर एक स्टेप फूक फूक के रखना। वही चैंग कुछ सोचते हुए आगे बढ़ता है और जिया के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम फिर से रिलैक्स हो जाओ, इतना ज्यादा इम्पल्सिव होने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर तुम ज्यादा ही डेंजरस बिहेव करोगे तो डर के कारण से हो सकता है कि वो लोग तुम्हें शॉट मार दे। और इसके साथ चैंग अपने सोचने वाले एबिलिटी को थोड़ा सा जिया के साथ शेयर करता है और इसके कारण से जिया भी सोचते हुए अपनी पावर को कंट्रोल में ले आता है और इसके साथ उसके सिर के ऊपर का वो मॉन्स्टर भी गायब हो चुका था। वो कहता है, हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। फिर वो माफी मांगते हुए कहता है, मैं थोड़ा सा ज्यादा ही एग्रेसिव हो चुका था, मेरे को माफ कर दीजिए। भाई वो नर्स हाथ छोड़ता है और कहता है, ये लड़के अभी तो नॉर्मल हो चुका है बट फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकता। मेरी दूसरी तरफ यूली कहता है, अरे अरे देखो तो जरा, हमारा लड़का दूसरे की जिंदगी का परवाह कर रहा है। भाई चैंग कहता है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता तो फिर ये देखने में काफी ज्यादा कोल्ड ब्लडेड लगता, जैसे कि मेरे अंदर कोई भी इमोशन ही नहीं है और मेरे को नहीं लगता किसी बेदिल आदमी को वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब दिलाएंगे और अभी के लिए इनके सामने मेरे को अच्छा इंसान बनना ही पड़ेगा। वही दूसरी तरफ वो नर्स कहता है, फायर कर दो और उसके साथ जिया के ऊपर हमला हो जाता है और वो जमीन में गिरने लगता है। भाई चैंग उस जगह पर पूरी तरीके से जम गया था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तभी यूली आते हुए कहता है, हे जल्दी जल्दी आगे बढ़ो और उस लड़की को उठाने का कोशिश करो, नहीं तो वो लोग सोचेंगे तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। चैंग जल्दी से बैठते हुए जिया को उठाने का कोशिश करने लगता है बट वो देख पाता है उसके बॉडी से कोई खून वगैरह या चोट नहीं लगा हुआ था। सबसे ये एक बेहोश करने का गोली था जो कि लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। फिर वो हाथ छोड़ते हुए कहता है, चलो मैं तो इन लोगों को कुछ ज्यादा ही ब्रूटल सोच रहा था। तभी दो बंदे स्ट्रेचर ले आते हुए जिया को वहां से ले जाने लगता है और नर्स कहता है, इसको सीधा हॉस्पिटल के बेड तक ले जाओ, इसके इमोशन बॉडी के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है और इसके कारण से ये काफी ज्यादा रिस्की साबित हो सकता है, तो ध्यान से। मी चैंग कहता है, अभी अभी इसके साथ क्या हुआ, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। नर्स कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें ज्यादा सोचने का भी जरूरत नहीं है, वो कुछ ही टाइम के अंदर शांत होते हुए सीधा हॉस्पिटल के बेड पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और बस एक ही हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अभी के लिए तुम मेरे कुछ क्वेश्चन का जवाब दो। हीरो उसे एक सस्पिशियस नजरों से देखता है। तभी नर्स पूछती है, चलो बताओ, हमारे हॉस्पिटल के अंदर नॉर्मली कोई अनस्टेबल व्यक्ति अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं आता, तो तुम फिर यहाँ पर क्यों आए। चैंग कहता है, मेरे को पता नहीं बट अजीब तरीके के क्रिएचर दिखाई दे रहा है, कभी कभी कुछ लोगों के सिर के ऊपर मैं मॉन्स्टर देख पा रहा हूँ और इसके अलावा मेरे को एक अजीब सा पावर भी मिला है। उसके साथ वो अपनी उंगली पर इमोशनल मॉन्स्टर के हैंड पावर को समॉन करता है और वहाँ से थोड़ा सा ब्लू फायर एनर्जी भी रिलीज हो रहा था। चैंग कहता है कि तुम इस चीज को देख सकते हो, मेरे को लगा था ये सब कुछ कोई हेलुसिनेशन है बट अभी मेरे को पता चला है ये सच्चाई है। नर्स उसके हाथ को देखते हुए काफी ज्यादा शॉक हो चुका था। फिर थोड़ा सा दूर आते हुए कहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपने डॉक्टर को बता दूंगी। और फिर वो माइक में कहता है, फायर कर दो और दूसरे ही बल चैंग भी पीछे से एक आवाज को सुन पाता है और उसके साथ वो भी जमीन में आकर गिर जाता है। नर्स हाँपते हुए कहता है, एक ही दिन के अंदर दो अननोन इमोशनल बॉडीज के साथ डील करना ये बहुत ही ज्यादा थका देने वाला काम है। वैसे लवली तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। मेरी दूर से एक बंदा हंसते हुए कहता है, धन्यवाद मिस, वैसे मेरे को लगा था ये लड़का थोड़ा सा आम है, इसके ऊपर हमला करना थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। बट नर्स सीरियस होते हुए कहता है, हम लोगों ने हॉस्पिटल के आने तक से अब तक इसे बहुत ही गौर से मॉनिटर करा है, ये हमेशा किसी एक इनविजिबल एंटिटी के साथ बात करता रहता है। इसके साथ साथ इसका पर्सनैलिटी भी काफी ज्यादा अच्छा है और इतना अच्छा पर्सनैलिटी होना भी इसे एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस इंसान बनाता है। और मेरे को लगता है पिछले वाले उस लड़की से भी ये लड़का और भी ज्यादा खौफनाक है, प्लीज इसे भी उठाकर ले जाओ। और उसे चैंग वहाँ पर उठने लगता है, जिसे देखते हुए वो नर्स पूरी तरीके से शॉक हो चुका था, वो अपनी सारी चीजों को फेंकते हुए जमीन में गिरने लगता है। वही साइड में सारे स्नाइपर्स भी काफी ज्यादा डर चुके थे और वो लोग भी चीखते हुए कहता है, जल्दी से जल्दी टारगेट को एम पे लो और रेड अलर्ट जारी कर दो। सारे सोल्जर्स बाहर निकलने लगते हैं और शॉट मारने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। वही चैंग के साइड पर ईली कहता है, मैं तुम्हें अभी अभी बोलने जा ही रहा था कि ऐसे ही लेटे रहो, तुम्हें उठने का कोई भी जरूरत नहीं है। वही चैंग उनको एक सीरियस गेज देता है, फिर अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कहता है, प्लीज कोई भी गोली मत चलाना, मैं सरेंडर करता हूँ, मेरे को छोड़ दो। वही वो नर्स भी काफी ज्यादा सदमे में था। दूसरी तरफ सारे सोल्जर्स भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। कुछ टाइम के बाद चैन के हाथों पर हथकड़ियां बांधकर लेकर जाया जा रहा था, जबकि वो नर्स कहता है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये चेन कोई मामूली चेन नहीं है,
ये चीज तुम्हें अपने पावर को कंट्रोल में रखने में मदद करेगा और आपके डिस्कम्फर्ट के लिए हम सभी लोग माफी मांगना चाहते हैं। वह हीरो सोचता है क्या ये चेंज मेरे इमोशनल पावर को सप्रेस करेगा, बट मेरे को लग रहा है मेरे को इस चेन से पावर मिल रहा है। तभी साइड से ईली कहती है बिल्कुल, इस चेन को भी लोगों के पावर को सप्रेस करने की सोच के साथ बनाया गया है और जब किसी चीज को लॉजिक के साथ बनाया जाएगा वो तुम्हारे लिए एक एनर्जी सप्लीमेंट का काम करेगा। जिनसे होता है डोंगाई सिटी के इमोशनल मैनेजमेंट बोर्ड पर वहाँ पर एक आदमी के साइड पर एक बड़े से मॉनिटर पर चैंग के पिक्चर लगाया गया था। मेरी साइड वाले आदमी कॉल में बोलता है मिस सॉन्ग हमें ऑलरेडी वो इंसान मिल चुका है, वो हमारी सेकंड हॉस्पिटल के एक पेशेंट बन चुका है। बताया जाता है ये डोंगाई सिटी इमोशनल मैनेजमेंट ब्यूरो का डायरेक्टर है वेमिंग। मेरी दूसरी तरफ असल में सॉन्ग फैमिली का वही दूसरा डॉटर थी। वो कहती है अच्छा वो जगह तो तुम्हारे कंट्रोल के अंडर में आता है तो अब तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। पीछे से वो आदमी कहता है बिल्कुल मैं बहुत ही जल्द उसे उठाकर आपके पास भेज दूंगा। वो कॉल को रखती है और हंसती हुई कहती है ये चीज तो बहुत ही स्मूथली चल रहा है। चैंग यूजिन तुम देखने में भी काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम्हारे पावर को एक्सट्रैक्ट करने के पहले तुम्हारे साथ थोड़ा सा जरूर से खेलूंगी। दिखाई देता है उसके उस क्यूट से रूम के अंदर एक आदमी को बंद कर रखा गया था जिसको बहुत सारे अवसर के साथ टॉर्चर करा गया था और वो लड़की दोबारा से उसी की तरफ बढ़ने लगती है। मैं सीन दोबारा से हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर एक नर्स चीखते हुए कहता है अपने ऊपर कंट्रोल रखो। वही दूसरी तरफ वो लड़की बावड़ा होती हुई कहती है मेरे को देखना है जब कोई आदमी अपने 8 पैक के साथ नहाता है तो वो कैसे देखने में लगता है। मेरी साइड में एक नर्स घबराती हुई कहती है ये किस तरीके का चीज है, मेरे को इससे काफी ज्यादा डर लग रहा है। भाई वो साइड में नर्स उसे बार बार चीखते हुए कंट्रोल में ले आने का कोशिश कर रही थी। तभी जिया कहती है इसमें क्या बुरी बात है, अगर एक हैंडसम आदमी नहा रहा है इसे देखने में तुम लोगों को क्या दिक्कत आ रहा है, प्लीज मेरे को छोड़ दो मैं उसे जरूर से देखूंगा। तभी साइड से नर्स कहती है बहुत हो गया इसको जल्द से जल्द इंजेक्शन दिया जाए। तभी साइड में वो नर्स हाँ में जवाब देते हुए हड़बड़ाहट में उसके हाथ से वो इंजेक्शन नीचे गिर जाता है और फिर जब वो उसको उठा ही रही थी अचानक से कोई आते हुए जिया के मॉन्स्टरस सिर के ऊपर हाथ रखता है। ये असल में एक डॉक्टर थी। वो कहती है प्लीज अपने आप को शांत करो, अगर तुम इसी तरीके से करते रहे तो फिर तुम्हें वो देखने का मौका और कभी नहीं मिलेगा। बताया जाता है ये इस हॉस्पिटल का मेन डॉक्टर है। तभी पीछे से नर्स कहती है डॉक्टर ल्यू आप इतने रेकलेसली बिहेव नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। भाई डॉक्टर कहता है चिंता मत करो और देखो इसे। तभी जिया एकदम से नॉर्मल हो जाती है और डॉक्टर कहती है देखा मैंने कहा था तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अब जिया अपने अंदर की बात कहता है कि आज से 1 महीना पहले उसने एक हैंडसम आदमी को नहाते हुए देखा था और उसके बाद से उसे एक अजीब सा बीमारी चढ़ गई। उसे हमेशा आदमी लोगों को नहाते हुए देखने में वो पूरी तरीके से एडिक्टेड हो चुका था। दोस्तों इस चीज को थोड़ा सा उल्टी तरीके से सोचो, ये कितना ही ज्यादा गंदी लग रहा है, लड़कों का कोई इज्जत ही नहीं है। चलो फिर कहानी में वापस से मेरी साइड से चैंग कहता है तो तुम्हारे पेरेंट्स लोगों ने तुम्हारी यही सब हरकत देखते हुए तुम यहाँ पर भेजा है ना। जी हाँ में जवाब देता है। तभी डॉक्टर उसके पास आता है और कहता है तो तुम्हारा नाम चैंग यूजिन है और तुम्हें अजीब अजीब तरीके के चीजें दिखाई दे रहा है। वो उसके पूरे रिपोर्ट को पढ़ता है जहाँ पर हमारे हीरो के 2 एबिलिटी लिखे गए थे, एक तो था एक ब्लू फायर बनाना और दूसरा वो अपने हाथ को एक अजीब तरीके के क्रिस्टल नाइट में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जिसे देखते हुए डॉक्टर उसे एक मीडियम लेवल के थ्रेट डिटेक्ट करता है और वो चैंग को मुस्कुराते हुए कहता है तुम्हें ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, तुम कुछ दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम्हें बस अपनी ताकत को अच्छी तरीके से समझने का जरूरत है। फिर डॉक्टर उसे छोड़कर दूर और एक पेशेंट के पास जाता है। वो पेशेंट काफी ज्यादा अजीब था, वो अजीब तरीके से स्टैचू बनते हुए सामने की तरफ आंखें सिकुड़ते हुए देख रहा था। भाई डॉक्टर कहता है ये आदमी बिल्कुल नॉर्मल है, इसका बिहेवियर और ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा अजीब है। भाई वो लड़का अजीब तरीके से कहता है कि आपको लग रहा है मैं नॉर्मल हूँ। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है बिल्कुल तुम जरूर से ठीक हो जाओगे। जिया और इस लड़की का थ्रेट लेवल लो कर दिया जाता है। वही चैंग सोच रहा था इस लड़की को शायद से स्टूपिडिटी या फिर इंट्रोवर्ट इमोशन के द्वारा इन्फेक्टेड हो चुका है। वही जिया जोर से हंसती हुई कहती है डॉक्टर ने कहा मैं पागल नहीं हूँ और मेरे पास एक अजीब सा पावर है जिससे कि मैं दीवार के बाहर से हैंडसम लड़के को नहाते हुए देख सकता हूँ। भाई अगर तुम में से कोई लड़की है, आप में से किसी को अगर ऐसा कुछ फीलिंग्स आता है तो बस ये या फिर कुछ भी लिख दीजिएगा, मैं बस जानना चाहता हूँ ऐसा सच में होता है या नहीं। मेरी साइड से डॉक्टर कहता है देखो अगर तुम्हारे पास कोई अननेचुरल पावर है या फिर तुम्हारे पास कोई अजीब सा फैंटेसी है तो फिर तुम जरूर से मेंटली अनस्टेबल हो। अब इसका लेवल होता है तुम ज्यादा पागल हो या फिर कम। बट याद रखना हमारी जिया कंट्री का तुम सभी लोगों के लिए भी कुछ लॉज है जो कि इस पूरे देश के अंदर लागू करा गया है। चैंग पूछता है तो फिर गवर्नमेंट हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को अब रिकॉर्ड रखेगा। डॉक्टर हाँ में जवाब देता है और कहता है तुम्हारी सभी चीजों का खर्चा अभी के लिए सरकार उठा रहा है। बट याद रखना अगर यहाँ से बाहर निकलने के बाद तुमने कोई भी गड़बड़ी करने का कोशिश भी किया तो फिर गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हम लोगों की तरह इतना ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करेगा और फिर मैं भी तुम लोगों को बचा नहीं पाऊंगी। यही बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाती है जबकि हमारे हीरो के साइड पर यूली हवा में उड़ रही थी। चैंग मनी मन उससे बात करता है इस बुक के अंदर हमारे जैसे इमोशनल बॉडी कंट्रोलर के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ रूल्स बनाए गए हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा है। बट मैं सोच रहा हूँ उस ल्यू ने मेरे मम्मी और पता नहीं कितने सारे लोगों का कत्ल किया तो फिर इन सारे लॉज के मुताबिक उसका पनिशमेंट क्यों नहीं हुआ। तभी साइड से यूली कहती है आम लोगों के लिए सब कुछ लॉ के अंडर में आता है बट जिन लोगों के पास पावर या फिर पैसा होता है वो लोग हाई लेवल के करप्टेड ऑफिसर को पैसा खिलाते हुए
बहुत ही इजीली इन सारी लॉज से बच जाते हैं और किसी को इसका भनक तक नहीं लगता। मैंने तुम्हारे लिए सारी पुलिस के केसेस वगैरह सब कुछ पढ़कर देखा है और मेरे को जितना पता चला पुलिस ने पहले ही लियो को सस्पेक्ट कर लिया था, बट अचानक से इमोशनल एसोसिएशन ब्यूरो के एक पार्ट ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को अपने हाथ उठा लिया और फिर कुछ ही दिन के अंदर इसे रफा दफा कर दिया और लियो को बेकसूर छोड़ दिया। तभी चैंग सोचता है अगर ब्यूरो के कनेक्शन के अंदर लियो को छोड़ा गया है तो फिर जरूर से इस ब्यूरो में कुछ न कुछ घपला तो हो रहा है और इसके साथ साथ ये हॉस्पिटल भी ब्यूरो को ही रिपोर्ट करता है। तो इसका मतलब है मेरे बारे में भी ऑलरेडी इमोशनल एसोसिएशन ब्यूरो के लोगों को पता चल गया होगा। तुम्हें नहीं लगता हम लोग शेर के मुंह के अंदर आ चुके हैं? यूली कंफ्यूज होते हुए हमें जवाब देता है और कहता है अरे मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। बट तभी वो हंसते हुए कहता है चिंता मत करो, मैंने अपने पिछले मेमोरीज का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आना ही सबसे ज्यादा बेस्ट रास्ता पाया है और ये रिस्की मूव से तुम चिंता मत करो, तुम बच जाओगे, मेरे ऊपर भरोसा रखो। मेरी शिफ्ट होता है और एक बंदा को चाय सर्व करा जाता है। मैं उसके सामने डॉक्टर लियो आकर खड़ा हुआ था। वो कहता है डायरेक्टर आपका चाय कैसा है? तभी डायरेक्टर चाय को पीते हुए कप को जमीन में फोड़ देता है। डॉक्टर लियो घबराते हुए कहता है सर क्या यहाँ पर कुछ गलत है? वो बंदा गुस्से में सारे पेपर्स को डॉक्टर के बॉडी के ऊपर फेंकते हुए कहता है क्या कुछ गलत? यहाँ पर सब कुछ गलत है, इन सारे पेपर्स को देखो, देखो तुमने यहाँ पर क्या कर दिया है। भाई दरवाजे के बाहर से दोनों नर्स भी ये सब कुछ सुन रहे थे। एक नर्स कहता है हमारे डॉक्टर के साथ डायरेक्टर इतना ज्यादा अनप्रोफेशनल बिहेव कैसे कर सकता है? भी पहले नर्स कहता है हमारा डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा अक्षु है, वो जब भी यहाँ पर आते हैं कुछ न कुछ फालतू के काम जरूर से करते हैं, बट हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। इस पूरे हॉस्पिटल के सारे खर्चे वगैरह इस एसोसिएशन ब्यूरो के लोग ही उठाते हैं, बट उस डॉक्टर के लिए मेरे को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो पूरा दिन सारे पेशेंट का ख्याल रखते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, उसके बाद भी उन्हें इनका डांट सुनना पड़ता है। दिखाई देता है अब के टाइम डॉक्टर अपने घुटनों के बल बैठते हुए उन सारे पेपर्स को चेक कर रहा था। तभी डायरेक्टर उठते हुए कहता है तुम्हें पता है पिछली रात इस चैंग वाले बंदे ने एम्परर ऑफ द सी जहाज के अंदर काफी ज्यादा तफाई मचाई है और कुछ लोगों का कत्ल भी करा है और उसके बाद सुबह वो यहाँ पर आकर पहुंच गया और तुमने उसे एडमिट भी कर लिया। तुम्हें कुछ आइडिया भी है उस शिप को कौन ओन करता है? देखो इस बंदे को जल्द से जल्द मेरे हाथ सौंप दो, अब ये मुद्दा इंटरनेशनल बन जाएगा जिसका कॉन्सिक्वेंस तुम संभाल नहीं पाओगी। तभी डॉक्टर पेपर्स को जमीन में रखता है। वही दूसरी तरफ डायरेक्टर मन मन सोच रहा था मैंने क्या इस डॉक्टर को कुछ ज्यादा ही डांट दिया, ये अब तो चेक करना भी बंद कर दिया है। और उसी वक्त उसके कोट की साइड पर आसमान से एक खून का बूंद गिरता है, बट जब वो गौर से देखता है वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बट उसी पल सीलिंग से और भी ज्यादा खून गिरने लगता है, बट वापस से वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो मन मन सोचता है क्या मैं यहाँ पर हेलुसिनेट कर रहा हूँ? फिर वो डॉक्टर की तरफ देखता है और दूसरे ही पल उस पूरे घर के अंदर खून का बारिश होने लगता है। वो पूरा जगह खून से भरने लगा था। फिर डॉक्टर धीरे धीरे उठता है और वो जगह पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होते हुए एक दूसरा ही ब्लड डोमेन बन चुका था। डॉक्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को धमका सकते हो, डरा सकते हो, बट सही में तुमने आज मेरे को डरा दिया। और क्या है ना जब मैं डर जाती हूँ तब मैं अपनी इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और पता नहीं कब मैं अपने कंट्रोल को खो दूं और तुम्हारे शरीर से तुम्हारी जान को खींच के बाहर निकल जाऊं। इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो डायरेक्टर अभी उस ब्लड डोमेन के अंदर पूरी तरीके से कैद हो चुका था। वो मन में सोचता है एक है इस डॉक्टर की इमोशनल पावर है, मैं तो अभी मेरे ऑफिस के अंदर था तो फिर अचानक से इस ब्लड के समुद्र में कैसे पहुंच गया? ये किस तरीके का इमोशनल पावर है? डॉक्टर हमेशा हंसती रहती है, इसके अलावा पढ़ाई में भी काफी ज्यादा अच्छा है, जिसे देखते हुए मेरे को लगा था ये बिल्कुल एक आम सा इंसान होगा जिसके साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से डील कर सकता हूँ। बट अभी मेरे सामने जो खड़ा है क्या वो वही डॉक्टर है? दिखाई देता है डॉक्टर लो कोइंकी के बाले हवा में उड़ रहे थे, उसके आंखें लाल हो चुके थे, वो पूरी तरीके से एक डेविलिश लुक दे रहा था। भाई वो डायरेक्टर मन में सोच रहा था अब क्या होगा, मैं इस सिचुएशन से किस तरीके से बाहर निकलूंगा। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और कोई एंटर करता है। वो अपने स्टिक जमीन में बस ठोकने से ही उसके ब्लड डोमेन को पूरी तरीके से दफा कर देता है। ये असल में एक बुढ़ी औरत थी। वो कहती है तो डायरेक्टर जो आप यहाँ पर आने वाले थे मेरे को बताया क्यों नहीं? बताया जाता है ये है असल में इस सेकेंड मेंटल हॉस्पिटल के हेड या फिर कहे तो डीन। वो जगह कुछ टाइम के लिए एकदम से खामोश हो चुका था। डायरेक्टर मन में सोचता है इसने बस अपने स्टिक को ठोकते ही इस पूरे ब्लड डोमेन को डिसअपियर कर दिया। ये असल में किस तरीके के पावर को होल्ड करता है? वो डीन कहती है तो डायरेक्टर जो क्या आप चैंग मो को लेने के लिए आए हैं? मैंने ऑलरेडी मेरे कुछ लोगों के द्वारा इसके बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च कर लिया है। उस लड़के ने जिसको खत्म करा है वो है असल में लियू छा, जिसने कुछ टाइम पहले हमारे देश के आइडेंटिटी को छोड़ दिया था। मतलब सोचो कि इंडियन थे और वो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी हो गए, तो वैसी वाली बात है। और जिसके कारण से लियू छा हमारे देश के लॉज के अंडर में नहीं आता। और इसके अलावा वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो हमारे देश में नहीं बल्कि समंदर में हुआ था और समंदर में किसी का भी कोई भी हक नहीं है। तो इसके कारण से ये पूरा एक्ट हमारे देश के लॉज के अंडर में भी नहीं आता। तभी डायरेक्टर कहता है बट आप समझ सकते हैं ना सी ऑफ एम्परर के बैक में कितना बड़ा पावर है। उन लोगों ने आज ही के आज ही हमसे एक एक्सप्लेनेशन डिमांड करा है और हम उन लोगों को किसी भी हालत में ऑफेंड नहीं कर सकते। तभी वो औरत दोबारा से अपने स्टिक को जमीन में ठोकता है और एक सीरियस लुक देते हुए कहता है तो तुम क्या सॉन्ग फैमिली के बारे में बात करे हो? क्या अब हमें देश के अंदर भी सी एम्परर के बात मानकर
चलना पड़ेगा। देखो वो आदमी लिउ झा कुछ टाइम पहले हमारे देश के लॉज के अनुसार दोषी प्रस्तुत करा गया था, बट उसने अपने देश के आइडेंटिटी को ही बदल लिया और उसके बाद देश को छोड़कर चला गया। तब कहाँ गया था वो सारे लॉज? क्या तुम चाहते हो मैं मेरे हायर लेवल के अथॉरिटी को इन सभी चीजों के बारे में रिपोर्ट करूं? वो डायरेक्टर और कुछ भी बोल नहीं पाता और कुछ टाइम के बाद वो हॉस्पिटल से निकल जाता है। भाई वो औरत उसे जाते हुए देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है जो भी चाहे हमारे हॉस्पिटल के अंदर टांग लड़ा सकता है, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तभी डॉक्टर आते हुए डायरेक्टर के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है डीन आप एकदम से ऑसम है। तभी डीन स्टिक से उसके सिर पर एक डंडा मारते हुए कहता है तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है अपनी इमोशन को कंट्रोल में रखने के लिए, तुम क्या दोबारा से अपनी इमोशन को लूज करना चाहते हो? डॉक्टर कहता है बहुत दिनों के बाद मेरे को लगा कि मेरा सांस बंद हो रहा है, इसके कारण से मैं कुछ टाइम के लिए अपने कंट्रोल से हाथ धो बैठा था। डीन कहता है देखो तुम बहुत टाइम के बाद अपने इमोशन के अंदर पूरी तरीके से कंट्रोल ले आ रहे हो और इस क्रूशियल वक्त पर तुम इसे खो नहीं सकते, नहीं तो तुम्हारे इतने सालों का मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। फिर कुछ टाइम बीतता है और डॉक्टर को वो डीन उस एम्परर ऑफ द सी के जहाज के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ था हमारे हीरो के साथ वो पूरा एक्सप्लेन कर देता है, जो सुनते हुए डॉक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहती है आप कहना चाहते हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा वर्ल्ड क्लास के पावर होल्डर आया था जो कि ब्लैक सी के उस बड़े से इमोशनल मॉन्स्टर को भी कुछ टाइम के लिए कंट्रोल के अंडर में ले लिया था? कैसा हो सकता है? वो असल में हमारा वही पेशेंट चैंग था। डीन कहता है नहीं, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर लिया है और मेरे को पता चला है उसके कंपनी के अंदर हर साल 6 महीने के अंदर बॉडी चेकअप करा जाता है, जहाँ पर बस 2 महीने के पहले भी उसका शरीर बिल्कुल आम सा लोगों की तरह ही था। इसके अलावा वो अनाथ है और बचपन से काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हुए बड़ा हुआ है और फाइनली वो जब जॉब करते हुए थोड़ा सा स्टेबल लाइफ में आ ही रहा था तभी पूरा इंसिडेंट हो गया। तो फिर ऐसा हो सकता है कि इस लड़के के पीछे कोई बहुत ही ताकतवर वर्ल्ड क्लास के इमोशनल पावर होल्डर बैक कर रहा है। डॉक्टर कहता है तो फिर वो यहाँ पर क्यों आया है? अभी तो इसके कारण से हमें उस सी एम्परर के साथ भी सबसे फाइट करना पड़ सकता है और इस पूरे हॉस्पिटल के सारे लोगों का जान खतरे में पड़ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के के पीछे का वो शख्सियत हमारे हॉस्पिटल को भी अपने टारगेट के अंदर में ले आना चाहता है? टीन दोबारा से उसका सर बजाता है और फिर कहता है डॉक्टर मैंने तुमको कहा था यहाँ के इस छोटे छोटे पेड़ों को थोड़ा सा पानी देने के लिए, तुम ये भी भूल गए। फिर डॉक्टर चिढ़ते हुए कहता है अभी हम लोग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तभी टीन कहता है देखो इस चैंगमो के पीछे जो भी शख्सियत है वो अभी तक हमारे हॉस्पिटल के आसपास भी नहीं आया है, नहीं तो मैं उसे जरूर से ढूंढ लेती। डॉक्टर कहता है तो फिर क्या उसके कोई बुरा इंटेंशन है कि हमें सच में इसे उस डायरेक्टर को सौंप देना चाहिए? तभी टीन उस प्लांट को हाथ में लेते हुए कहता है इमोशनल पावर कुछ इन छोटे छोटे पेड़ों की तरह ही होता है, कुछ पेड़ अपने आप से बढ़ जाते हैं जबकि कुछ को बाहर से मदद की जरूरत पड़ता है, नहीं तो वो अपनी जड़ें ताकतवर नहीं बना पाता। मैंने पता करा है वो लड़का काफी ज्यादा गरीब घरों से आता है और उसकी मॉम को असल में उसी लिउ झा ने एलिमिनेट करा था, जिसके कारण से सबसे उस लड़के के अंदर बहुत टाइम से इस आदमी को लेकर ग्रजेस थे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो दोनों एक ही टाइम पर एक ही शिप के अंदर आकर उपस्थित हो जाए। इसके अंदर कोई न कोई बड़ी पावर का या फिर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का या फिर कल्ट का साजिश है। ये लोग चैंग की तरह लोगों को चुनता है जिनके पास्ट काफी ज्यादा खराब रहते हैं और फिर उन्हें लॉयल बनाने के लिए उनके दुश्मन को उनके सामने खत्म करते हैं और फिर वो विक्टिम लड़का हमेशा के लिए उस कल्ट के एक लॉयल सबऑर्डिनेट बन जाते हैं। मेरे को लगता है ये चैंग अपने आप से तो यहाँ पर नहीं आएगा, उसके पास जरूर से कोई ना कोई सीक्रेट मिशन है और इसके अलावा वो हमारे शहर से ही बिलोंग करता है, जिसके कारण से हम उसे इस हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं निकल सकते। वो उस पेड़ को छोटे छोटे रस्सियों से बांध कर खड़ा कर देता है और डीन कहती है अगर इस लड़के को सच में मदद की जरूरत है और उसका इंटेंशन खराब ना हो तो फिर हम जरूर से उसका मदद करेंगे। असल में इधर इन लोगों को लग रहा था कि हमारे हीरो के पीछे एक ताकतवर कल्ट या फिर शख्सियत है जो कि उसका मदद कर रहा है। मतलब ये लोग बस हमारे हीरो को लेकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रहे थे। सीन शिफ्ट होता है डोंगाई सिटी के इमोशनल मैनेजमेंट बोर्ड पर, जहाँ पर वो डायरेक्टर वापस से आ चुका था और वो कंप्यूटर के सामने बैठते हुए कहता है ये औरत असल में है कौन? हमारे सर्वर के अंदर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जरूर से लिखा होगा, चलो देखते हैं। और फिर वो कुछ ऐसा देखता है कि उसकी आंखें सिकुड़ जाता है। दिखाई देता है उस डॉक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन को किसी पावरफुल शख्सियत के द्वारा लॉक कर दिया गया था और इसके कारण से डायरेक्टर के पास भी वो परमिशन नहीं था जिससे कि वो इस डॉक्टर के इन्फॉर्मेशन के बारे में जान सके। और उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आता है मिस सॉन्ग का। वो कॉल को उठाते हुए बोलता है मिस सॉन्ग मेरे को माफ करिए, अभी हमें थोड़ा सा वक्त का जरूरत है, आप लोगों के साथ हम जरूर से कोऑपरेट करने का कोशिश करेंगे। फिर कॉल को काट दिया जाता है। मोबाइल को वो टेबल में जोर से पटकते हुए कहता है क्या करूँ मैं पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। दूसरी तरफ दिखाई देता है मिस सॉन्ग आराम से बैठकर चाय पी रही थी और उसके साइड पर वो ब्लैक कोट वाला बंदा भी बैठा हुआ था। लड़की कहती है मिस्टर झो आपको अब थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, अभी अभी इस डायरेक्टर ने कहा कि उस हॉस्पिटल के वो बुढ़ी डीन काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा है, बट हम लोग हमारे प्लान को रोक नहीं सकते, तो फिर आगे बढ़िए और उस हॉस्पिटल को पूरी तरीके से
दफा कर दे, मेरे को किसी भी हालत में वो चैंग मो किसी भी कंडीशन में चाहिए। वो आदमी अपनी सिगरेट को रखते हुए कहता है ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। सिंस होता है नेक्स्ट डे रात को उसी हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर हमारे हीरो उस चेन से पावर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा था, जबकि यूली कहता है देखो तो जरा, तुम्हारा स्ट्रेंथ धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, अगर तुम इसी तरीके से करते रहे तो फिर तुम्हें एक लॉ का बहुत ही जल्द जरूरत पड़ेगा। चैंग हैरान होते हुए कहता है क्या लॉ? अब एक ही चीज है। यूली उसे समझाती है देखो, अलग अलग कंडीशन के इमोशनल बॉडी को अलग अलग इमोशन का जरूरत पड़ता है अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर वो इमोशन पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा और वो तुम्हें पूरी तरीके से अपने कब्जे के अंडर में ले लेगा। और जिस इमोशन को ग्रो करने के लिए जो दूसरा इमोशन का जरूरत पड़ता है उसे ही लॉ कहा जाता है। और तुमने उस टाइम जब मेरे पावर को लिया था तब तुमने अपनी पूरी जिंदगी भर के कलेक्ट कर गए गुस्से का इस्तेमाल करा था, जिससे तुम इस मैसिव पावर को संभाल पाए और अपने होश को भी नहीं खोए। बट सबसे ज्यादा अच्छा बात तभी होगा अगर तुम धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाओ और उसे अपने कंट्रोल में ले आने का पूरा कोशिश करो। तभी चैंग पूछता है कि तुम्हें पता है मेरे इमोशनल मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा दूसरे इमोशन का जरूरत पड़ सकता है? हेली कहता है नहीं, मैं पूरी तरीके से उन सभी चीजों के बारे में भूल चुके हूँ। चैंग फिर से पूछता है तो फिर क्या मैं दोबारा से अपने वही गुस्से का इस्तेमाल कर पाऊंगा अपने पावर को कंट्रोल में ले आने के लिए? हेली कहता है बस गुस्सा नहीं, तुम और भी बहुत सारे इमोशन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि खुशी, गम, दुख, प्यार और भी बहुत सारे। बट तुमने अपनी पूरी जिंदगी भर के जो गुस्सा कलेक्ट कर रखे थे वो अब पूरी तरीके से इस्तेमाल हो चुका है और तुमने अपने अंदर इस इमोशन को दबाने के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्शन लेयर बना दिया है कि वो इमोशन ज्यादा अच्छे तरीके से काम भी नहीं करता। तो तुम्हें बहुत ही जल्द एक नए मेथड को ढूंढना पड़ेगा और आज के लिए तुम पावर सोखना अभी बंद कर दो, नहीं तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा साबित हो सकता है। और उसी वक्त साइड में एक नर्स आती हुई कहती है ए जिया, सोने के टाइम हमेशा इधर उधर किक मारता है, लगता है अब से इसके पैरों को थोड़ा सा बांध कर रखना पड़ेगा। वैसे तुम चैंग, तुम अभी भी क्यों नहीं सोए हो? अभी तो बहुत ज्यादा रात हो चुका है। चैंग कहता है मेरे को अभी के टाइम बस नींद नहीं आ रहा, बट सिस्टर जो मैंने आज बाकी के टाइम तक डॉक्टर लियो को नहीं दिख पाया, वो क्या कहीं बाहर गए हैं? नर्स कहती है हाँ, एक जरूरी मीटिंग के लिए उन्हें समॉन करा गया है और मैंने उसे कॉल भी करी थी बट उन्होंने रिसीव नहीं किया, पता नहीं वो कहाँ पर गए हैं। चैंग पूछता है सिस्टर जो क्या आप एक आम से इंसान है? अगर हाँ तो आप किस तरीके से इन इमोशन की पावर को देख सकते हैं? लड़की हंसते हुए कहता है ये बात बहुत पुरानी है, जिस पास्ट को मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ कर आया है। चिंता मत करो, तुम अभी जिस भी बुरे फेज पर हो, जिंदगी टाइम के साथ साथ बीतते चले जाते हैं और सारे डिफिकल्टीज भी धीरे धीरे एक न एक दिन कट जाता है। यूली कहता है इससे ज्यादा पास्ट की बात मत पूछो, लगता है इस लड़की का पास्ट बहुत ही ज्यादा दुखद रही होगी, पता नहीं ये अपने अंदर के इस दर्द को छुपा कर रखी है। इस दुनिया को इमोशन पावर के साथ देखना भी एक बहुत ही अलग सी पावर है। जैसे कि मैंने जब तुम्हें अपना पावर दिया था तब तुम इस दुनिया की असली रियलिटी को देख पाए थे और ये सब कुछ हो पाया क्योंकि तुमने अपने मम्मी को खोया था और उसका दर्द तुम्हारे दिल के गहराइयों में कहीं छुपा हुआ था। तो अगर कोई नॉर्मल आम सा लोग भी इसे देख सकता है तो इसका मतलब है उसका पास्ट भी बहुत ही ज्यादा ट्रॉमाटाइज कर देने वाला होगा, बट तुम तो फिर भी इन पावर को यूज कर सकते हो। बट इस लड़की के बारे में एक बार सोच के देखो, वो सभी लोगों के पावर को तो देख सकता है बट उसके अपने पास कोई भी पावर नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा दुख की बात है, उसको जिंदगी से कुछ भी नहीं मिला, दर्द, पीड़ा और बस इतना ही। जो सुनते हुए चैंग बहुत ही ज्यादा खामोश हो गया था। तभी वो नर्स घूमते हुए कहता है मैंने आज ही तुम्हारी फाइल को देखा, तुमने बचपन में सभी अपनों को खो दिया है और इसके कारण से मैंने तुम्हारे लिए इस नेकलेस को लेकर आया है, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हें बहुत ज्यादा मदद करेगा अपने पावर को कंट्रोल करने में। और सोचना कि तुम्हारे साथ तुम्हारी ये दीदी हमेशा साथ है। चैंग हैरान होता है, वो सोचता है इस नेकलेस में ऐसा कौन सा खास बात है, ये तो बिल्कुल एक आम सा लग रहा है। तभी नर्स कहती है इसको गौर से देखो, उस नेकलेस के मिडिल में एक छोटा सा लाइट बल्ब को जलाता है और कहती है ये तुम्हें तुम्हारी इस अंधेरे दुनिया में जीने का रास्ता दिखाएगा, ये तुम्हारे अंधेरे रास्ते को रोशन करेगा। इसे देखते हुए चैंग एक मुस्कुराहट देता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जबकि वो दोनों नर्स दरवाजे के सामने आपस में बात कर रहे थे कि सारे पेशेंट को मेडिसिन वगैरह दिया गया है और सारे लोग ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें। तभी यूली कहता है देखो तो जरा, तुम इस नेकलेस को कितने गौर से देख रहे हो, लगता है इस नर्स ने तुम्हारे दिल को छू लिया है, तुम इनके द्वारा काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहे हो। तभी चैंग हैरान होते हुए पूछता है बट इस चीज का मैं करूँ क्या? जो सुनते हुए यूली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें इतना ज्यादा भी रैशनल नहीं होना चाहिए, अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल रखो, नहीं तो तुम बहुत ही जल्द उसके चपेट में आ जाओगे। जरा सोचो उसने कितने मेहनत से, कितने दिल लगाकर तुम्हारे लिए इस चीज को ढूंढ कर ले आई है। उसके इमोशन का, उसके सोचने का, उसके थॉट को रिस्पेक्ट करने का कोशिश करो। उसी वक्त अचानक से साइड में यूली चीखते हुए उठती है और कहती है मैंने बहुत ज्यादा बुरा सपना देखा, ये सब क्या था? चैंग उसको गौर से देखता है और उसी वक्त हॉस्पिटल के आसपास से काफी सारे आवाज से आने लगते हैं। वो छोटा नर्स भी हैरान होते हुए कहता है अभी तो सारे पेशेंट सो गए थे, तो फिर के सारे लोग वापस से उठ गए और बस पल भर में उसके सामने का दीवार
दरवाजा, फ्लोर, सब कुछ एकदम से गायब हो जाते हैं, एकदम से हवा में बदल जाते हैं। और सबसे वो बड़ा नर्स जो कि अभी अभी हमारे हीरो को वो नेकलेस गिफ्ट की थी, वो इसका शिकार बन जाती है। चैंग पूरी तरीके से हैरान हो जाती है, वो अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। भाई जिया का भी मुंह खुला का खुला रह जाता है। दिखाई देता है एक नर्स उस जगह से बचते हुए जमीन में आकर गिरता है, जबकि वो पहला नर्स का बस हाथ आकर जमीन में गिरता है। चैंग पूरी तरीके से शॉक्ड था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। वो देखता है घर के बीचों बीच से जैसे कि सब कुछ एकदम से गायब हो चुका है। भाई वो छोटा नर्स उस बड़े नर्स को अपनी बहन की तरह देखती थी, उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो सोचता है कि सिस्टर जू ने किस तरीके से उसे पुश करते हुए उसकी जान बचाया। और उसी के बाद वो एकदम से वहाँ से गायब हो गई। वो जोर से चीखती है, सिस्टर जू अब कहाँ पर चले गए। और उसी वक्त उस गड्ढे से कोई बाहर निकलता है। एक अजीब सा लड़का था और उसके चेहरे के ऊपर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर था और वो जोर जोर से हंस रहा था। ये कहता है ये तो वही हैप्पी मॉन्स्टर है। चैंग संभाल के, इन मॉन्स्टर के पास पावर रहते हैं, वो अपनी इमोशन के साथ किसी भी जगह को पूरी तरीके से गायब कर सकते हैं। और शायद से इसी ने अभी का ये पूरा मैस फैलाया है। और जब वो लोग बात कर ही रहे थे, अचानक से साइड से और एक बड़ा सा धमाका होता है। सारे लोग अपने कान बंद कर लेते हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर चल कर रहा है। दिखाई देता है वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आ चुके थे जो कि अब पूरी तरीके से उन इमोशनल मॉन्स्टर के द्वारा कंट्रोल में आ चुके थे। भाई वो छोटा नर्स कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वो कहती है ये सारे पेशेंट अपने कंट्रोल को अचानक से एक ही साथ कैसे खो सकते हैं, मेरे को जल्द से जल्द उन गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। तो वो सुन पाता है कि बाहर गोली का आवाज आने लगता है, मतलब गार्ड्स लोग ऑलरेडी उनका काम शुरू कर दिए हैं। जबकि चैंग सोचता है लगता है इस जगह के अंदर सारे लोग अपने कंट्रोल को खो दिया है। और बाहरी मिशन गन के आवाज को सुनते हुए लगता है कि गार्ड्स लोग भी सबसे इसे संभाल नहीं पाएंगे। तभी वो नर्स अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहता है हमारे सेकंड हॉस्पिटल के ऊपर हमला हो चुका है, बट ये कैसे हो सकता है। वो जोर से चीखता है डीन आप कहाँ पर चले गए। वही साइड में जूली कहती है ये लड़की के पावर उतना भी ज्यादा नहीं है जिसके कारण से वो उस डीन को नहीं देख पा रही। डीन अभी बहुत ही ज्यादा व्यस्त है और वो पूरा कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन को संभालने का। दिखाई देता है इस पूरे हॉस्पिटल से भी बहुत ही ज्यादा विशाल डीन के वो फायर फॉक्स इमोशनल मॉन्स्टर को एक बहुत ही बड़ा सा रेड कलर के वाइन ने पूरी तरीके से जकड़ लिया था और वो उन बेलों से बाहर नहीं निकल पा रहा था। दिखाई देता है वो फॉक्स मॉन्स्टर और वो रेड बेलों वाला जो मॉन्स्टर था, उन दोनों के फाइट के कारण से उन बेलों के छोटे छोटे टुकड़े ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। जबकि हॉस्पिटल के छत पर दो लोग आमने सामने खड़े हुए थे। यहाँ पर असल में वो बुढ़ी इस हॉस्पिटल का हेड डीन थी। वो कहती है ये रेड बेले ये तो नफरत का इमोशनल बॉडी है, क्या तुम ब्लैक चेन से हो। दूसरी तरफ असल में वही ब्लैक हुडी वाला बंदा था जिसको कि सैंग फैमिली से भेजा गया था। वो कहता है ब्लैक चेन मानना पड़ेगा, आप इतनी बुढ़ी होने के बावजूद आपका मेमोरी बहुत ही चकाचौंध है। हाँ मैं ब्लैक चेन ऑर्गेनाइजेशन का डोंघाई सिटी के अंदर का लीडर हूँ और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारी इस बुढ़ी सी शरीर से तुम्हारे आत्मा को खींच के बाहर निकलने के लिए और इसके साथ साथ इस हॉस्पिटल को हमेशा हमेशा के लिए तफा कर देने के लिए। डीन एक गंभीर आवाज में कहता है बढ़िया बहुत बढ़िया, मानना पड़ेगा तुम अच्छे सपना देखना जानते हो, बट तुमने तो मेरे इमोशनल मॉन्स्टर को काबू करा है। क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे को भी काबू में ले आ सकते हो। इसके साथ दिखाई देता है उसके पूरी बॉडी से एक रेड कलर का ऑरा निकल रहा था और दूसरे ही पल उसका बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है और फिर कहता है चलो फिर तुम मेरे असली चेहरे के साथ फाइट करने वाले हो। ऐसे के साथ वो डीन खुद भी एक फॉक्स टाइप का एक अजीब सा मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस आदमी के सामने खड़े होकर काफी ज्यादा खौफनाक लुक दे रहा था। सिंसिट होता है दोबारा से हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर चैंग यूली से मनी मन कहता है अगर डायरेक्टर अपने वर्ल्ड क्लास बॉडी के साथ एक दूसरे वर्ल्ड क्लास ओपोनेंट से फाइट कर रहा है तो फिर उन दोनों के डिस्ट्रक्टिव पावर के सामने ये पूरा हॉस्पिटल बस पल भर में तहस नहस हो जाएगा और हम लोग भी इसी के अंदर दफन हो जाएंगे। तभी यूली कहता है चिंता मत करो, वो लोग शायद से इस चीज को पहले से ही समझते हैं, इसी के कारण से दोनों ही मेंटल बैटल लड़ा है और इसमें हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ अभी मेरे पास कुछ ज्यादा पावर नहीं है, तो फिर तुम्हें अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। अगर तुम मर जाओगे तो फिर हम सभी मर जाएंगे। वही दूसरी तरफ वो नर्स अभी भी पैनिक करते हुए कहता है डीन अभी तक क्यों नहीं आई, ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्या मैं कोई सपना दिख रहा हूँ। तभी पीछे से जिया कहती है नर्स अपने आप को संभालिए और आपको जल्द से जल्द एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप इन बाकी के पेशेंट को अंडर कंट्रोल में ले आ सको। भाई वो नर्स घबराते हुए कहता है क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है, इन सभी के पास मॉन्स्टरस पावर है, हम लोग इसे रोक नहीं सकते, अगर वो लोग चाहे तो बस पल भर में हम लोगों को खत्म कर सकते हैं। वो जमीन में पूरी तरीके से सारा होप छोड़ते हुए कहता है हम सभी लोग यही जगह पर मरने वाले हैं, हमें कोई भी बचा नहीं सकता। वहाँ पर हर तरफ वो इमोशनल मॉन्स्टर के द्वारा काबू करे गए लोग खड़े हुए थे। तभी चैंग अपना हाथ छोड़ता है और जल्दी से अपने सिकल्स को तोड़ते हुए जल्दी से बेड के ऊपर खड़े होते हुए जंप करता है और सीधा उस हैप्पी वाले मॉन्स्टर के सिर पर हाथ रखते हुए
अपने रैशनल सोचने की ताकत को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करता है। उसी के साथ वो उसको पूरी तरीके से काबू करते हुए सुला दिया था। जिया और वो नर्स ये देखते हुए पूरी तरीके से हैरान हो चुके थे। तभी उन लोगों का नजर साइड में जाता है और चैंग कहता है तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इसी जगह पर इसी तरीके से बैठे रहो, मैं देखता हूँ क्या करा जा सकता है। भाई नर्स हैरान होते हुए कहता है तुमने अभी इसके साथ क्या किया। भाई दूसरी तरफ जिया काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है चैंग भाई बहुत ही ज्यादा कूल है। भाई चैंग एक लुक देते हुए कहता है कुछ नहीं बस इन लोगों को शांत कर दिया। वो नर्स काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है तुम्हारा इमोशनल पावर काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुम दूसरी इमोशनल बॉडी को भी कंट्रोल के अंडर में ले आ सकते हो। भाई साइड पर यूली आते हुए कहता है ये मूव सच में काफी ज्यादा बढ़िया था, तुमने सबसे पहले इस हैप्पी मॉन्स्टर को काबू में ले आया क्योंकि इस वक्त को यही सबसे ज्यादा डेंजरस था। भाई चैंग भी कहता है बिल्कुल मेरे को भी लगा था अगर ये अपने मूड पर आते हुए फाइट करने लगा तो फिर ये पूरी तरीके से इनविंसिबल बन जाएगा। भाई यूली कहता है तुम अपनी इमोशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के पावर के साथ फाइट कर सकते हो, तो ऐसा मत सोचना कि तुम दूसरों के अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते। उसी वक्त साइड से एक फायर बॉल का हमला होता है और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है। जूली और वो नर्स बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। वो नर्स तो रोने भी लगी थी, उसको लग रहा था शायद से चैंग अब मर चुका है। बट तभी उस धुएं से तेजी से एमसी बाहर निकलता है और वो सीधा उस गुस्सेल वाले मॉन्स्टर के मुंह को पकड़ते हुए उसको दोबारा से कंट्रोल के अंडर में ले आता है। फिर दोबारा से जंप करते हुए साइड वाले बंदे को भी न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद दोबारा से जंप करते हुए तीसरे के सामने दौड़ता है। भाई ये वाला थोड़ा सा और एग्रेसिव था और वो अपने बहुत सारे फायर बॉलों से चैंग के ऊपर हमला करता है। भाई चैंग इतने सारे हमले को डॉज नहीं कर सकता था, इसके कारण से उस जगह पर बहुत ही जोर जोर के धमाका होने लगता है। बट दूसरे ही पल चैंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा आगे बढ़ते हुए उस लड़के के सिर को पकड़ता है और उसको भी न्यूट्रलाइज कर देता है। और इसी तरीके से वो सामने की पूरा गली को न्यूट्रलाइज कर दोबारा से अपने रूम के सामने पहुंचता है और कहता है कि तुम लोग अब ठीक हो। भाई जिया पूरी तरीके से अमेज्ड हो गई थी। दूसरी तरफ वो नर्स कहती है सच में तुम बस इन सारे मॉन्स्टर को ठीक ही नहीं कर सकते बल्कि तुम इनके हमले को भी रोक सकते हो, तुम्हारे पास एक बहुत ही ताकतवर डिफेंस है। और जब वो लोग ऐसी हैरानियत के साथ बात कर ही रहे थे अचानक से चैंग नोटिस करता है कि जूली के बेड के साइड पर एक अजीब सा ब्लैक कलर का चिपचिपी सी चीज सीलिंग से नीचे की तरफ टपकने लगता है। वो लोग अच्छी तरीके से देखते हैं कि ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ था और उसके बॉडी से ही ये ब्लैक कलर का लिक्विड नीचे फ्लो कर रहा था। वो आदमी देखने में काफी ज्यादा दुखी लग रहा था। तभी वो नर्स कहता है संभाल के, ये असल में दुख का इमोशनल मॉन्स्टर है, ये किसी भी चीज को पिघला सकता है और ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बट अच्छाई की बात यह है कि ये ज्यादा जल्दी मूव नहीं करता जब तक ना हम लोग इसे प्रोवोक करे। तो अच्छा यही होगा कि हम लोग इससे दूर रहे। जबकि चैंग के साइड से लिली भी कहती है देखो तुमने बचपन से बहुत ज्यादा दुख को सहा है और इसके कारण से तुम दुख के लिए काफी ज्यादा कमजोर हो, तो गलती से भी इस ब्लैक वाटर के साथ अपने बॉडी को टच भी होने मत देना। और ये यहाँ से कहीं पर जाने वाला भी नहीं, तो फिर चलो हम दूसरी जगह पर जाते हैं। वो लड़की धीरे धीरे बेड से उतरता है। नर्स कहता है चैंग तुम्हारा बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद, आज तुम्हारे कारण से हम लोग साहिब से जान से बच जाएंगे। तभी साइड से जिया कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगता। मैं चैंग कहता है हाँ बिल्कुल डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है और इसी के कारण से थोड़ा सा बाजियानी का स्टोरी सुनना जरूरी है। तभी जिया हैरान होते हुए साइड में देखती है, वहाँ पर चैंग के साइड वाला बेड ऊपर के पत्थर गिरने के कारण से पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। चैंग कहता है लगता है वो लड़का और हमारे साथ नहीं रहा, वो साहिब से अब मर चुका है। तभी साइड से वो नर्स रोते हुए कहता है सीनियर छो और ये पेशेंट चेंचू दोनों ही बस कुछ पल पहले ही जिंदा थे और अब देखो वो लोग हम लोगों को छोड़कर चले गए। तभी जिया आगे बढ़ते हुए नर्स को पकड़ती है और कहती है अपने ऊपर विश्वास रखो, अभी के लिए तुम्हारा जिंदगी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दूसरों के बारे में बाद में सोचना, अभी हमें यहाँ से किसी भी हालत में बाहर निकलना है। तभी चैंग के पैर को पकड़ते हुए वही चेंसू अजीब तरीके से देखते हुए कहता है बिल्कुल ये आदमी है तो हम लोग जरूर से सरवाइव कर जाएंगे। तभी जिया जोर से चीखते हुए कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो, तुम कहाँ पर छुपे हुए थे। तभी वो लड़का कहता है मैं सो रहा था और उसी वक्त मैं बेड से नीचे गिर गया, फिर एक जोर का धमाका हुआ तो मैं चैंग के बेड के नीचे छुप के बैठ गया था। कुछ टाइम के बाद वो सभी लोग कॉरिडोर से दौड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। तभी चैंग पूछता है नर्स लीन क्या आपके पास डॉक्टर लू का नंबर है। नर्स कहती है बिल्कुल, बट मैं उन्हें कॉल नहीं कर पा रही। बट ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर मेरे मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं आ रहा। चैंग टेंस होते हुए कहता है लगता है उन लोगों ने सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के सारे सिग्नल्स को भी जैम कर दिया है और अब तो बाहर से गोली का आवाज भी नहीं आ रहा। लगता है उन अटैकर्स लोगों ने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी टीम को भी हरा दिया है। और ऐसे कुछ फ्लोर्स को पार करते हुए नीचे आने के बाद वो दोनों लड़की काफी ज्यादा थक चुकी थी। जिया कहती है मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। तभी नर्स भी कहता है हाँ थोड़ी देर रुक जाओ, हमें थोड़ा सा सांस लेने दो, वैसे तुम दोनों थोड़ा सा भी थके नहीं हो, ऐसा क्यों है। तभी चैंग को भी ये अजीब लगता है और वो यूली की तरफ देखता है। यूली कहती है ये तो बहुत ही आम सी बात है, तुम्हारा इमोशनल बॉडी तुम्हें इसमें मदद कर रहा है और वैसे रैशनल पावर सबसे ज्यादा शरीर के ऊपर कंट्रोल जताने में मदद करता है और इसके कारण से तुम्हारा स्टेमिना अभी तक बरकरार
चिल्ला रहा है। तभी चैंग साइड में उस अजीब से लड़के चिंसू को देखते हुए कहता है, ये भी तो थका नहीं है। तभी जिया हाँप लेते हुए कहता है, ये सिक्योरिटी गार्ड के लोग ये तो हॉस्पिटल के आउटर डिपार्टमेंट में रहते हैं, उन लोगों में से कोई न कोई पुलिस को कॉल कर दिया होगा। हम लोगों को बस अब थोड़ा सा छुप कर रहना है और कुछ ही टाइम के बाद पुलिस आ जाएंगे। तभी नर्स परेशान होते हुए कहता है, नहीं, रात के वक्त बस यही हॉस्पिटल में लोग रहते हैं और इसके अलावा इस बिल्डिंग के अंदर डीन भी रहता है, जिसके कारण से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होता। हमें बस डीन को ढूंढना है। तभी चैंग गंभीर आवाज में कहता है, क्या तुम्हें लगता है इतनी खराब हालत में होने के बावजूद डीन अभी तक यहाँ पर नहीं आती? वो बाहर कोई बहुत ही ताकतवर एनिमी के साथ फाइट कर रहा है और इसके अलावा ये हॉस्पिटल जंगल के बीचों बीच है, तो अगर एनिमी का पक्ष ज्यादा ताकतवर हुआ तो फिर हम लोग बच नहीं पाएंगे। इसके कारण से हमें जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल से निकल कर भागना पड़ेगा। तभी वो अजीब से चेंसू कहता है, क्या इस पूरे हॉस्पिटल के अंदर उस डीन के पास ही ताकतवर इमोशनल बॉडी है? तभी नर्स कहता है, नहीं, हमारे डॉक्टर और नर्स के हेड के पास भी एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इमोशनल बॉडीज है, बट अभी के टाइम तो डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, बट नर्स सुपरवाइजर या फिर नर्स का हेड वो अभी भी ठीक है, तो फिर हम लोग जरूर से उसके पास जा सकते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन देंगे। मैं चैंग सोचता है, अच्छा, वो नर्स सुपरवाइजर भी काफी ज्यादा ताकतवर है, बट वो काफी ज्यादा अखरू है। और उसी वक्त जब वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक से एक दीवार को तोड़ते हुए एक एंगर मॉन्स्टर उस कॉरिडोर में एंटर करता है। भाई चैंग बस उसके चेहरे को पकड़कर उसके पावर को डिसमिस कर देता है। उसी वक्त नर्स नोटिस करती है और जोर से चीखती है, माई, क्या तुम ठीक हो? और वो उसी टूटे हुए दीवार से उस रूम के अंदर एंटर करने के लिए जा रही थी। तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो चेक करते हुए समझ पाता है कि सामने वाला नर्स माई अब सांस लेना बंद कर दी थी, अर्थात वो भी मर चुकी है। इस मौत के साए को देखते हुए जिया, चेंसू और चैंग पूरी तरीके से अंदर से हिल चुके थे। उन लोगों ने कभी भी इतने सारे लोगों का इस तरीके से कत्लेआम कभी भी देखा नहीं था। चैंग कहता है, मैं बस सोच रहा हूँ कि इतने सारे पेशेंट को एक ही साथ अपने कंट्रोल से बाहर कर दिया, ये तो कोई आम सा एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, इसमें जरूर से कोई ना कोई साजिश है। भाई वो नर्स निराश होते हुए कहता है, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, तुम सभी लोगों को एक ही साथ मेडिसिन हर दिन दिया जाता है, जैसे कि तुम्हें वो लोहे का चेन दिया गया था जिससे कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर पाओ, ऐसे ही दूसरे लोगों को भी उसी के हिसाब से मेडिसिन वगैरह भी दिया जाता है, तो ऐसा तो नॉर्मली इम्पॉसिबल है कि सारे लोग एक ही साथ अपना पावर को खो दे। तभी चैंग सस्पिशियस होते हुए कहता है, बट ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने इस मेडिसिन को ही बदल दिया और इसके कारण से सारे लोग एक ही साथ कंट्रोल से बाहर निकल गए। तभी नर्स कॉशियस होते हुए कहता है, ऐसा भी हो नहीं सकता क्योंकि सारे अलग अलग इमोशनल बॉडीज के लिए अलग अलग मेडिसिन दिया जाता है, तभी जाकर वो क्योर होंगे। और ये सारा मेडिसिन देने का काम असल में हमारा नर्स का हेड वो सुपरवाइजर खुद अपने हाथों से करता है। वो सभी लोगों के लिए अलग अलग मेडिसिन प्रिपेयर करते हुए उनके बाउल के अंदर रख देते हैं, तो कोई भी एनिमी इसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकता। और तभी अचानक से उसके आंखें सिकुड़ जाता है और फिर वो शॉक होते हुए कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा सुपरवाइजर? नहीं, मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। यही बोलते हुए वो उसी जगह पर घुटनों के बल बैठ जाती है और रोने लगती है। भाई पीछे से चैंग कहता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बस उनके द्वारा ही ये पूरा इंसिडेंट रचा जा सकता है। शायद से वही एक गद्दार है, एक ट्रेटर है, उन्होंने शायद से दुश्मनों से अपना हाथ मिला लिया है और मेडिसिन के अंदर कुछ ऐसा फेरबदल किया है जिससे कि एक ही साथ सारे पेशेंट अपने कंट्रोल से बाहर निकल जाए। और देखो, हम यहाँ पर तीनों हमारे इमोशनल बॉडी के बारे में पूरे हॉस्पिटल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और इसके कारण से हमें कोई मेडिसिन भी नहीं दिया जाता और हम लोग बिल्कुल सही सलामत है। फिर कुछ टाइम के बाद वो लोग दरवाजे के सामने जोर से दौड़ते हुए जाता है और उन लोगों ने अब कंफर्म कर लिया था कि नर्स का सुपरवाइजर ही असली कल्प्रिट है। कुछ टाइम के बाद वो लोग गेट से बाहर निकलते हैं और अचानक से सामने कुछ देखते हुए पूरी तरीके से शॉक होते हुए रुक जाते हैं। दिखाई देता है वहाँ पर हवा में वो नर्स सुपरवाइजर अजीब तरीके से उड़ रहा था, उसका मुंह भी खुला हुआ था और आंखें से पीला रोशनी निकल रहा था। भाई जिया कहती है, नर्स सुपरवाइजर ऐसे हवा में उड़ कैसे सकती हैं? क्या वो अब हमें भी खत्म करना चाहते हैं? उसी वक्त साइड वाला नर्स अपने दांते कसते हुए कहता है, मैम आप इस तरीके से गद्दारी कैसे कर सकते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आया? हम सभी लोग आपके ऊपर कितना ज्यादा विश्वास करते थे, आपके कारण से, बस आपके कारण से हमारे दोनों बहन झो और माई माई अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे हैं। ये सभी चीज आपके पत्थर दिल में एक छोटा सा खरोच भी नहीं डाल रहा? कुछ तो बोलिए, इस तरीके से आप उड़ते हुए क्या साबित करना चाहते हैं? तभी जिया कहती है, रुक जाओ, यहाँ पर कुछ तो गलत है, वो हवा में उड़ नहीं रही, उसके पूरे बॉडी में कुछ अजीब सा चीज है। तभी चैंग कहता है, तुम लोगों का पावर अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है। असल में नर्स के सुपरवाइजर को लाल बेलों ने पूरी तरीके से क्रूज की तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हुए अपने अंदर फंसा लिया था और ये सीन हद से ज्यादा दर्दनाक था, जहाँ पर उसके मुंह से, उसके सिर से, उसके आंखों से, हर जगह से वो रेड कलर के बेले निकल रहे थे। और चैंग कहता है, अगर दूसरी तरीके से मैं बताऊं तो फिर
नर्स सुपरवाइजर ऑलरेडी मर चुके हैं। वो नर्स एकदम से जमीन में बैठ जाता है, उसके आंखों से आंसू गिर रहा था। वो सोच भी नहीं पा रही थी जिसको वो अपना गॉड मानती थी, वो आज उसी के सामने इस तरीके से मरा पड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी चैंग मन ही मन सोचता है, लगता है किसी ने इसके मुंह को बंद कर दिया है जिससे कि ये कोई इंफॉर्मेशन बाहर लेके ना कर सके। तभी वो साइड में देखता है, वहाँ पर कोई तो था। और फिर जब चैंग अच्छी तरीके से देखता है, उसके आंखें सिकुड़ जाता है, दिखाई देता है वहाँ पर पूरे फील्ड के अंदर सारे गार्ड्स लोग हवा में उड़ रहे थे। और जब इस चीज को चैंग के नजरों से दिखाया जाता है तो इस सीन सोचने समझने से भी हद से ज्यादा ब्रूटल था। जब सारे गार्ड्स लोगों को उन अजीब से रेड कलर के जड़ों के द्वारा हवा में लटका दिया गया था। चैंग अपनी आंखों के ऊपर बेबस नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है ऐसा कोई कैसे कर सकता है। और उसी वक्त एक हुडी पहना हुआ आदमी आते हुए कहता है, तो चैंग तुम फाइनली सामने आ गए। और बस पल भर में चैंग के पूरे शरीर के अंदर से अजीब तरीके के रेड कलर के बेले बाहर निकलने लगते हैं। भाई चैंग मन ही मन सोचता है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। अगर मैं थोड़ा सा भी गलती किया तो फिर मेरा भी उस नर्स सुपरवाइजर की तरह हालत हो जाएगा। इसके साथ वो अपनी रैशनल फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक फायर का दीवार खड़ा कर देता है। भाई दूसरी तरफ इस चीज को भूटी पहना हुआ बंदा भी देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तो लड़के तुम भी दूसरों की तरह ही हो। जब भी तुमने देखा कि तुम्हारे ऊपर हमला हुआ है, तुम तुरंत ही अपने एबिलिटी का इस्तेमाल कर दिए और वो लोग तुम्हारे जैसे कि नौसिखियों को मेरे से मांगने के लिए मेरे को यहाँ तक भेज दिया। और तभी वो अचानक से हैरान होता है, दिखाई देता है वो आग के लपटे अब धीरे धीरे खाली हो रहा था। और उस जगह पर चैंग बाकी लोगों के साथ दोबारा से हॉस्पिटल के अंदर की तरफ चला गया था। वो आदमी हंसते हुए कहता है, बढ़िया, ये भागने का एक बहुत ही अच्छा टेक्निक था, बट तुम मेरे से भाग नहीं सकते। कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है चैंग अपने सारे लोगों के साथ कॉरिडोर के एक साइड पर आ चुका था। वो सभी लोग बहुत ही जोर जोर से हाँप रहे थे। नर्स कहता है, चैंग तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक से हमें इतने जल्दी जल्दी यहाँ पर दौड़ा के क्यों ले आए? तभी जिया कहती है, लगता है तुम उसे देख नहीं सकते, बट मैं अगर सच्ची में कहूँ तो चैंग के ऊपर हमला हुआ है। उसके शरीर में भी बहुत सारे रेड कलर के छोटे छोटे नाइफ की तरह चीजें बाहर आया है। भाई चैंग कहता है, चिंता मत करो, मेरे को इससे कोई दर्द नहीं हो रहा। तभी जूली कहती है, मानना पड़ेगा जिया का पावर सच में काफी ज्यादा अच्छा है। वो ऑलरेडी तुम्हारे स्पाइक्स को भी देख सकता है जहाँ पर वो नर्स देख नहीं सकती। और अगर इस लड़के के बारे में मैं बताऊं तो मेरे को भी नहीं पता ये असल में सोच के रहा है। भाई चैंग अपने शरीर से वो स्पाइक्स बाहर निकलते हुए मन ही मन सोचता है, बट स्पाइक्स मेरे अंदर आया तो आया कैसे? मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और तभी जब वो स्पाइक को बाहर निकलता है, उसके हाथ से वो स्पाइक अचानक से हवा में गायब हो जाता है। वो विंडो से बाहर देखता है, आसपास के पूरे दीवार के अंदर वो रेड कलर के जड़े फैल चुके थे। और वो अपने हाथ को विंडो से थोड़ा सा बाहर निकलता है किसी चीज को चेक करने के लिए। उसी टाइम नर्स उसके इस बिहेवियर को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या हमारी तरफ कोई स्नाइपर बैठा हुआ है? तुम ये कर रहे हो? भाई चैंग मन ही मन सोच रहा था कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ या फिर ये लोग उतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। बट दूसरे ही पल वो देख पाता है उसके हाथ पर काफी सारे रेड कलर के जड़े आ चुके थे। तभी जिया हैरान होते हुए कहती है, चैंग क्या तुम ठीक हो? भाई चैंग सारे स्पाइक को दोबारा से बाहर निकलता है और मन ही मन सोचता है, लगता है इन सारे रेड कलर के बेलों के सामने जाते ही मेरे बॉडी के ऊपर ये स्पाइक्स आ जा रहा है और पिछले बार से अब ये स्पाइक अब और भी ज्यादा मोटा हो चुका है। तभी चैंग जूली से पूछता है, क्या तुम मेरे को इसके बारे में कुछ बता सकती हो? जूली कहती है, मेरे को बस इतना याद है कि ये नफरत का ताकत है, बट मेरे को ठीक से याद नहीं कि ये असल में क्या है। चैंग उसे बहुत ही अजीब और निराशा भरी नजरों से देखता है, जबकि लड़की परेशान होते हुए कहता है, प्लीज मेरे को इस तरीके से मत देखो, मैंने अपने पिछले सारे मेमोरीज को खो दिया है। तभी साइड में जिया कहती है, अभी चैंग किसके साथ बात कर रहा है? भाई नर्स कहता है, हाँ इसके बारे में हमारी रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था, वो अपने आप से कभी कभी बात करता है, ये एक टाइप का रोग है। और अचानक से चैंग कहता है, तो मैं अब तुम लोगों को पूरा सिचुएशन के बारे में समझाता हूँ। देखो इस पूरे हॉस्पिटल को रेड कलर के जड़ों से पूरी तरीके से घेर लिया गया है और ये सब से कोई नेगेटिव इमोशन का पावर है। और अगर तुम में से कोई भी इसके सामने गया तो तुम्हारे पर ये रेड कलर के जड़े उगना शुरू कर देंगे। जब तक ना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठो, वो तुम्हारे अंदर से वाइटल एनर्जी को सोखता रहेगा। और इसी तरीके से बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स और हेड नर्स भी अपना जान को खोया है। और अभी कुछ टाइम पहले मेरे ऊपर भी इसी से हमला हुआ था। जिया निराश होते हुए कहता है, तो फिर हम लोग सबसे यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तभी दूसरी तरफ नर्स कहती है, रेड कलर के जड़े सबसे इसके बारे में मेरे को कुछ पता है। और फिर वो हैरान होते हुए कहता है, ये तो ब्लैक चेन कल्ट का पावर है। नर्स समझाती है, मैंने हॉस्पिटल के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर पढ़ा था कि आज से करीब करीब 10 साल पहले ब्लैक चेन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन था जिन लोगों ने पूरे दोंगहाई सिटी को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करा था अपने दुख के इमोशनल बॉडी के साथ। बट बाद में जाकर उनका प्लान फ्लॉप हो गया जब उनका वो इमोशनल बॉडी दोंगहाई सिटी से बाहर जाकर समंदर में मिल गया और वहाँ पर एक ग्रेट डिप्रेशन ब्लैक समंदर मॉन्स्टर का जन्म हुआ। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद से ये ब्लैक चेन ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से छुप गए और इस ऑर्गेनाइजेशन के
सारे लोगों के पास नेगेटिव इमोशन के लोग हैं, वो लोग नफरत के इमोशनल बॉडी को अपना लीडर मानते हैं। चैंग को भी अब समझ में आता है उस बड़े से डिप्रेशन मॉन्स्टर का किस तरीके से जन्म हुआ। तभी जूली अपने बाल को लेकर खेलते हुए कहती है, ब्लैक चेन कार्ड, मेरे को इसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में पता है, बट अभी मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा। और उसी वक्त अचानक से चैंग के पूरे शरीर में दोबारा से वो बड़े बड़े रेड कलर के जड़े निकलने लगते हैं। वो अब पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। वो सोचता है यहाँ पर कहाँ पर वो रेड कलर के जड़े मेरे को देख पा रहा है। उसी वक्त जूली कहती है, वो देखो विंडो के पास दिखाई देता है। जूली के नजरों से एक रेड कलर का बॉल, जिसके आंखों के अंदर और भी बहुत सारे आई बॉल छुपे हुए थे, वो साइड से उन लोगों को देख रहा था। जूली तेजी से कहता है, जल्द से जल्द उस तरफ अपने फ्लेम पावर का इस्तेमाल करते हुए एक हमला करो। वही चैंग बिना देखे हमला कर देता है। उसका रेशनल पावर का फायर सीधा उस रेड बॉल को जला देता है। चैंग हैरान होते हुए जूली से पूछता है, अब ये क्या चीज था, मैं तो अब इसे देख भी नहीं पाया। जूली उसे समझाती है, ये दुश्मन के इमोशनल पावर से बना हुआ एक तरीके का कैमरा ड्रोन टाइप का समझ सकते हो, जिससे कि वो छुपते हुए आसपास के चीजों के ऊपर निगरानी बनाए रख सकता है। और दूसरे ही पल चैंग के बॉडी के ऊपर दोबारा से बहुत सारे जड़े बाहर निकलता है। वही जूली कहती है, वो देखो पीछे की तरफ फिर से हमला करो, और वो दोबारा से सामने के एक मॉन्स्टर को जला देता है। मेरी नार्स परेशान होते हुए कहता है, चैंग तुम इतना ज्यादा धुआं क्यों फैला रहे हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम भी अब अपना कंट्रोल खो दिए हो। तभी साइड से जिया उसे समझाती है कि अब चैंगमो के ऊपर हमला हो चुका है। उसके पूरे बॉडी के ऊपर बहुत सारे रेड कलर के बेल बाहर आ रहे हैं। मेरी चैंग वहाँ पर हर तरफ बस उन रेड कलर के बॉल को पाता है और वो सबको डिस्ट्रॉय करता ही चला जा रहा था। तभी साइड में वो एक दीवार को तोड़ते हुए एंटर करता है और वहाँ पर भी काफी सारे वो रेड कलर के बॉल्स थे, और उनको जब वो जला रहा था उन बॉल्स के द्वारा दूर से वो आदमी भी इसे देख पाता है और वो कहता है, बढ़िया, काफी बढ़िया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे इस छोटे छोटे नफरत के बॉल्स को भी देख पाएंगे, बट चिंता मत करना, मेरे पास इसका कोई कमती नहीं है। जैसे कि साया को कभी भी खत्म करा नहीं जा सकता, वैसे ही नफरत के चंगुल से भी कोई भी बच नहीं सकता। तुम जितना भी भाग लो, जितना भी छुप लो, अंत में तुम्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा, और यही लॉ है। दूसरी तरफ चैंग का पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका था और उसके बाद वो जमीन में गिर जाता है। इसके साथ ये स्टोरी अपडेटेड हो चुका है। दोस्तों अब चैंग क्या करेगा? क्या वो इसी जगह पर रहते हुए सैंग फैमिली का शिकार बन जाएगा, या फिर वो डीन ब्लैक चेन के लीडर को हरा देगा? नेक्स्ट पार्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा नीचे जरूर से कमेंट करना। इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल दूसरे हफ्ते के इसी वेडनेसडे को आएगा, और ये लास्ट वाला चैप्टर तो अभी तक बहुत सारे स्टोरीज में भी नहीं आया है, बट मैं इसे कवर कर रहा हूँ। इसी बात में लाइक कर दो और हाइप के बटन को प्लीज दबा दो, इससे वीडियो का रीच थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और सुनाते रहिए बाज़नी 2.0। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, दिस आउट एंड गुड बाय।